हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो ईएमआरएस प्रिंसिपल का एग्जाम हुआ है अभी हाल ही में, जो कल एग्जाम हुआ था 2:30 टू 4:30 आपका एग्जाम टाइम था। वो हम कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन 1 to 100। सारे क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे, चाहे वो सेक्शन हमारा हिंदी हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग है, जीके है और एडमिन एंड फाइनेंस, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स तो हम देखेंगे। तो विद डिटेल सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो आप अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो आप लेकर बैठ सकते हैं, आप अपना आंसर जो है वो मैच कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स जो है यहाँ पर बन रहे हैं। वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे कि आपका पेपर कैसा रहा और आपको पेपर कैसा लगा, इजी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर लाइव सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो आपको जो भी आंसर लगता है आप भी साथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जो भी हमारा चैट बॉक्स है उसमें आप जो है कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे इस प्रिंसिपल का जो 2025 का जो एग्जाम है अभी हम वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले एक ही एग्जाम हुआ है प्रिंसिपल का, वो भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन में करवाया था, वो भी आप जाकर देख सकते हैं अगर आप प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल के साथ साथ वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर जैसी पोस्ट की, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको इंस्टेंट जो है अपडेट्स मिल जाती है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। अपना नेम लिखेंगे, स्पेस देके सिटी, स्पेस देके एग्जाम का नेम। जैसे आपका नेम मनोज है तो मनोज लिखेंगे, स्पेस देके सिटी, दिल्ली है तो दिल्ली, स्पेस देके आपका एग्जाम ईएमआरएस प्रिंसिपल। या फिर अगर आप साथ ही में अभी क्योंकि केवीएस एनवीएस की भी एलडी ओपन दोनों ही वैकेंसी है, तो उसके लिए भी आप लिख सकते हैं केवीएस एलडी प्रिंसिपल या एनवीएस प्रिंसिपल। आप हमें शेयर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आपको आपके एग्जाम से रेलिवेंट मिलती रहे। तो दोस्तों ईएमआरएस टीयर 1 का एग्जाम हो चुका है, अभी हम लाइव सॉल्यूशन करेंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने जो है मार्क्स आपके बन रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया है तो आप जो है टीयर 2 की अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं बिना रिजल्ट का वेट किए। और अगर आप टीयर 2 के लिए नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। बाय चांस इस बार आप पेपर नहीं दे पाए, किसी भी कारण से आप टीयर 1 का एग्जाम अटेंड नहीं कर पाए या इस बार एलिजिबल नहीं थे, तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए भी अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि एमआरएस का जो है हमारा पेपर लास्ट टाइम भी हुआ था, इस टाइम भी आया है, तो लगभग हर साल में आपको जो वैकेंसी है यहाँ देखने को मिल रही है, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा अगर आप अभी से तैयारी करेंगे। क्योंकि ईएमआरएस हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, ये शेड्यूल तो आपने देख लिया कि जैसे ही नोटिफिकेशन आती है उसके साथ साथ ही आपको एग्जाम डेट मिल जाती है। बहुत ज्यादा टाइम होता नहीं है आपके पास और सिलेबस बहुत वास्ट है, तो वो आपको कंप्लीट करने के लिए अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी होगी अगर आप आगे के लिए तैयारी करना चाहते हैं। केवीएस और एनवीएस की भी ओपन वैकेंसी है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, तो इसके लिए भी नोट्स अवेलेबल है। अगेन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। 14 बुक का सेट होता है जो टीयर 1 टीयर 2 दोनों कवर करता है। बाय चांस अगर आपने सिर्फ एलडीसी के लिए फॉर्म फिल किए हैं, तो एलडीसी के लिए अगर आपने फॉर्म फिल किए हैं तो उसके लिए 8 बुक का सेट है जिसमें आपका कंप्लीट जो सिलेबस है वो आपका यहाँ पर कवर होने वाला है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ हमारे लाइव बैच और रिकॉर्डेड बैचेस में, तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे, स्टडी पोर्टल एकेडमी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू बैच की भी प्रिपरेशन आपको जो है यहाँ पर करवाई जाएगी। जैसे आपका टीयर 2 क्लियर होता है, और नोट्स तो आप बाई कोरियर जो है ऑर्डर कर ही सकते हैं। तो जो भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास जो है सभी कोर्सेज अवेलेबल है। मैं आपको बता दूं कि आप जो है ईएमआरएस में अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं, टीआरएस 1 आपको लगता है कि मेरा क्लियर हो जाएगा, तो आप टीयर 2 की अभी से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ईएमआरएस नेक्स्ट जो आपका एग्जाम है उसके लिए आप अभी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। केवीएस ओपन की जो वैकेंसी है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या फिर इसके अलावा जो है हमारी असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी है, सबके लिए जो है हमारे पास नोट्स और क्लासेस अवेलेबल है। यही सारी वैकेंसी हमारे पास जो है एनवीएस प्रिंसिपल और एनवीएस असिस्टेंट कमिश्नर के लिए भी जो है वैकेंसी है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एलडी में काफी सारी वैकेंसी आई है, प्रिंसिपल की भी, वाइस प्रिंसिपल की भी, इसके साथ साथ हेड मास्टर, तो सबके लिए नोट्स अवेलेबल है, सबके लिए कोर्सेज अवेलेबल है। आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। 2 मंथ्स का टाइम है अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं। 15 को आपका एग्जाम है, 15 फेब को जनवरी में आपका जो है टीयर 1 का एग्जाम है, तो उसके लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। अभी हमारा कूपन कोड है संडे, अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो उस पर आपको मिल जाता है सीधा 2000 रुपए का ऑफ। तो ये जो है आप जो है ऐप डाउनलोड करेंगे स्टडी पोर्टल एकेडमी, वहां पर इसकी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है।
तो अब हम शुरू कर रहे हैं ईएमआरएस का प्रिंसिपल का पेपर। इसमें जो मेरे पास सेट है वो है मेरे पास A7। तो अगर आपके पास A7 है तो एग्जैक्ट मैच है। बाय चांस अगर आपके पास A7 नहीं है तो आप जो है क्वेश्चंस यहाँ पर मैच कर सकते हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रीजनिंग है हमारा पार्ट 1। रीजनिंग तर्क क्षमता जो है उससे हमारे क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है कि 3 कथनों के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कथनों को सत्य मानते हुए, चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न क्यों न हो, निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों से तार्किक रूप से निकलता है। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, इसमें क्या लिखा गया है, इन स्टेटमेंट्स को हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्टेटमेंट्स पढ़े, यहाँ पर हमारे पास है ऑल चेयर्स आर टेबल्स। तो जो भी चेयर्स हमारे पास, ये क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। तो ऑल चेयर्स जो है आर टेबल, ये दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है सम टेबल्स आर रूम। सम टेबल्स जो है वो क्या है, वो रूम है। एंड ऑल रूम्स आर वॉल्स। और जो सारी की सारी रूम है वो हमारी क्या है, वॉल्स हैं। तो आपको बताना है कंक्लूजन, सम वॉल्स आर चेयर है हमारे पास, कि सम वॉल्स जो है वो चेयर्स है, नहीं है यहाँ पर। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। सेकंड जो है सम रूम्स आर चेयर, तो रूम्स भी चेयर नहीं है, ये भी करेक्ट इनकरेक्ट है। थर्ड है हमारा सम वॉल्स आर टेबल, तो यस वॉल्स जो है वो हमारी टेबल है। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाता है यहाँ पर, जहां पर भी मेंशन हमारे पास थर्ड करेक्ट है। तो ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज, ये वाला हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाता है। तो ये आप पिक कर लेंगे, आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है सेकंड, वो यहाँ पर क्या कहता है कि गिवन बिलो इज अ क्वेश्चन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट्स, नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ईच कंटेनिंग सम इंफॉर्मेशन, डिसाइड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द आंसर। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है आपका आंसर यहाँ पर बता पाएगी। हाउ मेनी सन्स डज डी हैव, हमें पता लगाना है कि डी के पास जो है कितने सन है। D is married to A and has 3 children। तो जो D है वो हमारा किससे उसकी मैरिज है, उसकी मैरिज है हमारी A से, and has 3 children, इसके पास 3 बच्चे हैं। ठीक है, 1 2 3 मान लेते हैं। B is A's brother, जो B है वो ब्रदर है यहाँ पर, A का भाई है, and has 3 son। और B के जो है B is A's brother and has 3 son, इसके 3 सन है। 4 मान लेते हैं यहाँ पर, 5 मान लेते हैं और 6 मान लेते हैं, 3 सन है इसके। तो आपको बताना है हाउ मेनी सन्स डज डी हैव। तो आपको क्या यहाँ से पता लग रहा है कि कितने सन है? एनीवन, कौन सा आंसर आपने करेक्ट किया है? क्या आपको यहाँ से पता लग रहा है कि कितने सन है? 1 है, 2 है, 3 है? आर यू एबल टू टेल कि कौन से कितने सन्स है हमारे पास यहाँ पर? तो यहाँ पर देखो, जब भी हम ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन किसका है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। और ब्लड रिलेशन के जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हम एक बात क्या मानते हैं कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में चाहे नाम भी दिया हो और हमें पता हो कि ये जो है हमारा मैन का नेम है कि मेल नेम है, हम फिर भी नहीं मानते अपने आप से कि ये मेल है। और यहाँ पर तो पूछा गया है कि कितने सन्स हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 3 बच्चे हैं इसकी तो बात की गई है, लेकिन इसमें कितने सन है वो हमें नहीं पता चल रहा। तो स्टेटमेंट ए से भी नहीं पता चल रहा, स्टेटमेंट बी में भी ये बी के बच्चे हैं, ये अगर मेल है तो ये जो है आपस में जो है चाचा या ताऊ के बच्चे हैं, ये अगर फीमेल है तो ये इसके बच्चों के मामा के बच्चे हैं यहाँ पर जो है। तो ये बच्चे कौन है, कितने मेल है कितने फीमेल है, हमें नहीं पता चल रहा, ना तो स्टेटमेंट ए से ना बी से। तो दोनों स्टेटमेंट में मिलकर ये नहीं बता पा रही कितने सन है। तो स्टेटमेंट कौन सी हमारी, बोथ स्टेटमेंट्स ए फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दी क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा सेकंड है क्योंकि यहाँ पर सन पूछा गया और वो हम नहीं बता पा रहे, तो हमारा आंसर यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है नहीं बता पा रही कि कितने सन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है, डायरेक्शन से है हमारा। तो डायरेक्शंस हम सबसे पहले बना लेंगे। हमारे पास क्या है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और हमारे पास वेस्ट है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका वो यहाँ पर करेक्ट है, वो आपको यहाँ पर बताना है। अगर आपको बाय चांस नहीं भी याद रहता तो भारत के मैप के अकॉर्डिंग सोच के आप बनाओगे, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग भी आपके डायरेक्शन इजिली बन जाएंगे। तो संजीव ट्रेवल्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यहाँ से मान लेते हैं कि ये पॉइंट से जो है संजीव चलता है 3 किलोमीटर चलता है यहाँ से और ईस्ट में जाता है। सपोज यहाँ पर जो है 3 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर चलता है ईस्ट में।
देन टर्न्स टू साउथ, और फिर मुड़ता है साउथ की तरफ एंड ट्रेवल्स 3 किलोमीटर, फिर से यहाँ 3 किलोमीटर साउथ की तरफ जाता है। ही अगेन टर्न्स टू ईस्ट एंड ट्रेवल्स 6 किलोमीटर, अगेन जो है ये कहाँ चलता है, ये चलता है ईस्ट में और 6 किलोमीटर चलता है। आफ्टर दिस ही टर्न टू द नॉर्थ एंड ट्रेवल्स 15 किलोमीटर, इसके बाद वो चलता है नॉर्थ में, और कितना चलता है, 15 चलता है। तो यहाँ पर हमारा 3 है, तो 3 तो ये हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया है 12, तो टोटल हो गया हमारा 15। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट नाउ, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहां से आपको बताना है ये अभी कितनी दूरी पर है। तो ये है हमारा 3 और ये है हमारा 6, तो ये जो टोटल है ये हमारा है 9, ये है हमारा 12, ये आपको निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है आपको, इजीली है कि 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे और हम इसको निकाल देंगे, तो 144 प्लस 81 हमारे पास कितना आ गया, 225, और ये हमारा किसका स्क्वायर है, 15 का है। तो आप यहाँ पर आंसर जो है हमारा 15 आ गया। अब किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ इधर है, ईस्ट इधर है, तो ये कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो 15 किलोमीटर हमारा नॉर्थ ईस्ट में है, तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में परसेंट चिन्ह का स्थान ले सके। तो ये सीरीज दी गई है, इस सीरीज के अकॉर्डिंग है आपको जो है यहाँ पर आंसर बताना है। तो सीरीज देख लेते हैं। सीरीज देखो क्या है, 3 है, 9 है, 15 है, 33 है, और आपको बताना है कि जो नेक्स्ट टर्म है हमारी वो कौन सी आएगा। तो एनीवन, क्या आपने आंसर यहाँ पर टिक किया था, क्या आंसर आया आपका। तो यहाँ पर जो सीरीज है वो हुई है, जो भी टर्म है यहाँ पर फर्स्ट, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2, हम करेंगे -3 + 3 -3 + 3, इस तरीके से सीरीज चल रही है। अगर हम इसको सेट करें तो यहाँ पर हमारा क्या है, 3 × 2 -3 अगर हम कर दे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 3 × 2 = 6 -3 3 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट जो हमें टर्म निकालनी है, इसका हम निकालेंगे कि 3 × 2 + 3, 3 × 2 = 6 + 3 9 आ गया, 9 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास ये टर्म आ गई, तो इससे हम निकालेंगे 9 × 2, अब प्लस हो गया यहाँ पर, तो नेक्स्ट हमारा माइनस, तो 18 - 3 हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। तो नेक्स्ट टर्म हमारी 15 है। इसी को अगर हम करें 15 × 2 + 3 हमारा कितना आ गया, 30 + 3 33 आ गया। नेक्स्ट हम इसी को करेंगे 33 से, तो 33 × 2 प्लस था यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, तो 66 - 3 हमारे पास आंसर कितना आ गया, 63 आ गया। और 63 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा। तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, ये वाला हमारे यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो आपका भी जो भी आंसर है आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, आपको पेपर कैसा लगा वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है कि इन पाइल ऑफ 10 बुक्स, टोटल 10 बुक्स हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स हमारे पास कितनी है, टोटल है हमारे पास 10 बुक्स हैं। ठीक है, उसमें से ज्योग्राफी की जो बुक है वो है 3, हिंदी की जो बुक है वो है 3, मैथमेटिक्स की जो बुक है वो है हमारे पास 2, और इकोनॉमिक्स की जो बुक है वो है हमारे पास 2। तो ये कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम अबव देयर इज एन इकोनॉमिक्स बुक बिटवीन ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स। तो जो भी कंडीशन दी गई है सबसे पहले तो हम वो लिख लेते हैं, इकोनॉमिक्स बुक बिटवीन ज्योग्राफी एंड मैथ। तो इकोनॉमिक्स की बुक जो है ज्योग्राफी और मैथ के बीच में है, या तो ये होगा या फिर हमारे पास ये होगा। सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि ज्योग्राफी बुक बिटवीन मैथ एंड इकोनॉमिक्स, की ज्योग्राफी की जो बुक है वो मैथ और इकोनॉमिक्स के बीच में है। तो यहाँ पर हमारा सीरीज ये हो सकता है। देन हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारी क्या कहती है, हिंदी बुक बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड मैथ। तो हिंदी की जो बुक है वो इकोनॉमिक्स और मैथ के बीच में है, ये वाला हो सकता है। देन हमारा स्टेटमेंट 4 कहता है कि मैथ बुक बिटवीन 2 हिंदी बुक। तो ये तो कुछ है, सिंपल है हमारा कि 2 हिंदी होंगी, एक बीच में हमारी मैथ की बुक है। तो ये वाली तो हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इनमें हमें देखना कौन सी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 5 है 2 हिंदी बुक्स बिटवीन अ मैथ एंड ए ज्योग्राफी बुक। तो मैथमेटिक्स बुक बिटवीन 2 हिंदी बुक्स एंड 2 हिंदी बुक्स बिटवीन अ मैथ एंड ए ज्योग्राफी। 2 हिंदी की बुक है और वो किसके बीच में है, मैथ एंड ज्योग्राफी के बीच में है, या तो हमारा ये है और या हमारा ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी की 3 बुक है, ये आसानी से हमें दिखाई दे रहा है कि डबल भी हमारे पास। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि यहाँ से हम करें तो यहाँ पर हमारी मैथ आ रही है और यहाँ पर हमारे पास मैथ आ रही है, कि मैथ की बुक जो है 2 हिंदी के बीच में हमारे पास आ जाएगी यहाँ से।
तो फर्स्ट हमारे पास ज्योग्राफी है, देन हमारे पास हिंदी है, देन हमारे पास हिंदी है, फिर हमारे पास मैथ, मैथ यहाँ पर आ गया, ये स्टेटमेंट पूरी हो रही है, देन हमारे पास हिंदी आ गई। अब हमारे पास मैथ हिंदी है तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो रही है। हमारे पास इकोनॉमिक्स आ गई, इसमें हमारे पास इकोनॉमिक्स नीचे है, तो फिर हमारे पास जो है ज्योग्राफी और मैथ हो गया, मैथ के बाद हमारे पास ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स हो गया। ये वाली सीरीज हमारी जो है यहाँ पर करेक्ट बन रही है। अब आपको बताना है क्या, विच सब्जेक्ट बुक इज एट द 6th पोजीशन फ्रॉम द टॉप, टॉप से 6th पोजीशन पे कौन है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स हमारा कौन है, हिंदी बुक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा, वो हमारा यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है इसमें न्यूमेरिक एबिलिटी के बारे में है हमारे पास क्वेश्चन। तो ये स्टेटमेंट दी गई है, इसमें आपको आर का मान जो है वो बताना है कि कितना होगा। तो ये आपको बताना है कि क्या आंसर हमारे यहाँ पर आएगा अगर आप इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या दिखाई दे रहा है कि भाई 9 है ना, और 3 है। तो इसको हम इस तरीके से सोल्व करें कि पहले हम इसको 3 का बना लेते हैं। तो पहले हम जो है इसको, कि ये हमारा क्या है, न्यूमरेटर हो गया और ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। तो इसको पहले हम सोल्व कर लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहला तो हमारे यहाँ पर क्या दिया गया है, सबसे पहला अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है 9r प्लस 1/4 ये हमारा दिया गया है। पहले हम इसको सोल्व करते हैं। 9r प्लस 1/4 जो हमारा दिया गया है, इसको हम सोल्व करेंगे तो 3 स्क्वायर 9 होता है हमारा, पावर हमने एज इट इज लिख दी, r प्लस 1/4। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2r प्लस में यहाँ पर क्या आ गया हमारा 2 ऊपर आ जाएगा तो 1/2। तो ये तो हमारा सिंपल में 3 की पावर में हमारे पास ये आ गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, ये वाली स्टेटमेंट है। ये वाली स्टेटमेंट क्या कहती है, 3 1 माइनस r है हमारे पास। इसको भी हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं कि इसको अगर हम ये हटाते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है हमारा, सिंपली बाय 2 आ जाता है, राइट। जब भी हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो हमारे पास बाय 2 आ जाता है। तो इसको अब हम ऊपर क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों स्टेटमेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2r प्लस 1/2 इंटू 3 1 माइनस r बाय 2। तो इसको हम करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4r प्लस 1 माइनस r डिवाइडेड बाय में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 4 माइनस r 3r और प्लस में हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास आ गया है, हमारा जो भी न्यूमरेटर है वो हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास इसको अगर हम और सोल्व करना चाहें तो हम किस तरीके से कर सकते हैं इसको, जस्ट ये वाली स्टेटमेंट कर दी हमने, सेकेंड ये वाला हमने किया, 3 2 प्लस r आ गया हमारे पास, राइट। 3r प्लस 2 ये वाला आ गया हमारे पास। थ्री है, 1 माइनस आर है, तो ये हमारे पास आ गया 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई 2, ये वाला हमारे पास आ गया। इसको हमने मल्टीप्लाई किया और हमने क्या निकाल लिया था, अभी हमने निकाल लिया था 3r प्लस 2/2, ये हमने मैच कर लिया था। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास आ गई थी। नाउ इसको हम सोल्व करते हैं, 9 माइनस में 3r जो है ये हमारा डिनोमिनेटर, इसको हम सोल्व करते हैं, यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर। तो इसको अगर हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो इट विल बी 3 स्क्वायर है, ये माइनस में ये हमारा कितना आ गया, 3r आ गया। इसको भी हम करेंगे अगर 3 2 माइनस r आ गया अंडर रूट, इसको अगर हम बाहर निकाल देंगे तो इट विल बी 3 2 माइनस r डिवाइडेड बाई में 2 आ गया, ठीक है। अगर हम इसको हटाएंगे तो बाइड में 2 आ गया हमारे पास, राइट। तो हमने न्यूमरेटर निकाल लिया है, हमने डिनोमिनेटर निकाल लिया है। अब हम दोनों को क्या कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा n है, ये हमारा d है। तो 3r प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड में 3 2 माइनस r डिवाइडेड बाई में 2। अब इसको अगर हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल में 3 2r, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 3 2r। अगर हम यहाँ पर करेंगे तो 3 2r का मतलब क्या है, 9r है, क्योंकि 3 2 क्या होता है हमारा 9 होता है, तो 9r यहाँ पर हो गया। और इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अगर निकालेंगे 81r तो ये हमारा हो जाएगा 3 की 4, क्योंकि 3 3 जा 9,
इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया इसका 4, तो इज इक्वल टू 4r आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 3 2 इज इक्वल टू 3 4r हमारा आ जाएगा, और 2 यहाँ पर हमारे पास 4r आ जाएगा, और r हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा होगा 1/2, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर है 1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास एक सीरीज दी गई है, इसमें आपको बताना है कि पहले 20 पदों का अगर हम योगफल ज्ञात करें तो वो हमारा कितना होगा, यहाँ पर किस सीरीज के बीच में आएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी क्या है, ये टेलीस्कोपिंग सीरीज है हमारी, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हमारे पास 1 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 10 है। इस तरीके से हमारे पास ये सीरीज जो है वो यहाँ पर चल रही है। इसके बाद 15 21 इस तरीके से आएगा। तो इसमें हमारा होता है Tn इज इक्वल टू n प्लस में 1 डिवाइडेड बाय में 2। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 20 का। तो n सीरीज बाय 1 20 हमारा Tn इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 20 अगर हम करेंगे 2n प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम निकालें 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 को अगर हम अंदर ले लें 1n माइनस में n प्लस में 1, तो ये हमारा आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 इज माइनस 120 हमारा हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई में 21, ठीक है। तो अगर हमें s निकालना है 20 का, तो ये हमारा होगा 2 इंटू 20 बाई में 21 यानी कि 40 बाई में 21, और ये आएगा हमारा अप्रोक्सीमेट 1.9। तो 1.9 हमारा किस में है, इसमें है। तो राइट ऑप्शन ये वाला हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1.8 एंड 1.9 जो है हमारा उसके बीच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, हमारा ए स्क्वायर है, ये हमारा बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने पढ़ा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऊपर वाला तो हमारा सबसे पहले हम इसको इसमें डिवाइड करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पर करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले यहाँ पर करेंगे। तो हम निकाल लेते हैं वैल्यू हमारी कितनी आएगी। तो सबसे पहले हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, इसको अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो अगर आप यहाँ पर सिंपली करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी 80.96, ये हमारा आ जाएगा न्यूमरेटर, ठीक है। उसके बाद हमारा है नीचे हमें जो निकालना है, वहां पर हमारा क्या दिया गया है, एन हमारा आ जाएगा 80.96, डिनोमिनेटर है हमारा 0.25 स्क्वायर प्लस 0.25 इंटू 19.99 है, ठीक है। तो 0.25 को हम निकाल लेते हैं बाहर, तो 0.25 प्लस में 19 ये आ गया, क्योंकि ये वाला हमारा बाहर निकल गया। देन हमारे पास कितना आ गया 0.25 इंटू 20.24, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ पर निकाल देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर हमारा कितना था 80.96 है, और डिवाइडेड में हमारे पास आ गया 0.25 इंटू 20.24। इसको अगर हम निकालें इसी तरीके से तो ये हमारे पास आ जाएगा 20.24 इंटू में अगर हम इसको 4 करें तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 0.25 इंटू में 20.24 हो गया। तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं कट, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 100 चला जाएगा, तो ऊपर यहाँ पर 100 लगा देते हैं, और इसको आप निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 25 1 जा 25 15, तो यहाँ पर 16, तो 25 6 जा 150। तो हमारा राइट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड 16 जो है वो यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, किसी संख्या को जब उत्तरोत्तर ए नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 2 3 एंड 5 leaves the remainder 1 2 3 respectively, how many such number are there between 100 and 200। आपको बताना है कितने नंबर है जिसमें रिमाइंडर आता है 1 2 3, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं 2 3 5 से, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 नंबर है, 1 is 113, 1 is 143 एंड 1 is 173। तो हमारे पास टोटल जो नंबर है वो है हमारे पास 3, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या आ जाता है यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास कि रेखा का जो व्यय है उसकी बचत से 125 अधिक है। तो रेखा एक्सपेंडिचर इज 25 मोर परसेंट देन हिज सेविंग, तो जो भी वो सेविंग करती है उसका 125% जो है ज्यादा वो एक्सपेंडिचर करती है। इफ हर इनकम डिक्रीज बाय 4%, इनकम जो है उसकी डिक्रीज होगी 4% एंड जो सेविंग है वो डिक्रीज होगी 44.5%। तो आपको बताना है कि उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो कितना बड़ा है, वो वैल्यू आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है एक्स की। तो एक्स की वैल्यू आप यहाँ पर निकालेंगे कि कितनी है। तो यहाँ पर अगर हम निकालें तो हमारा सिंपल सा यहाँ पर हम मानते हैं सेविंग को मान लेते कितना है, सेविंग को अगर मैं मानूं कि सेविंग हमारी 100 है, ठीक है।
सेविंग हमारी 100 है, कितना परसेंट इंक्रीज है एक्सपेंडिचर में? 125%। तो 100 है प्लस जो है 125% है, तो हमारा कितना है? 225 जो है उसकी यहाँ पर हमारी क्या आ जाती है? एक्सपेंडिचर है 225। तो इनकम हमारी कितनी हो जाएगी? इनकम हमारी यहाँ से हो जाएगी, क्या होती है इनकम? सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, तो 100 प्लस 225 यानी कि उसकी इनकम कितनी है हमारी? 325, ये इनकम है। अब इस इनकम में 325 में डिक्रीज जो हुआ है वो हुआ है हमारा 4% का। तो इसका अगर हम 4% डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 312 आ जाएगा। और सेविंग जो है उसमें हमारा जो डिक्रीज हुआ है वो हुआ है 44.5 का। हमने माना ही 100 है, तो हमारे पास कितना बच गया? हमारे पास बच गया 55.5। तो न्यू एक्सपेंडिचर आपको बताना है कि खर्च कितना है, वो आपको यहाँ पर जो है निकालना है। तो एक्सपेंडिचर हमारा कितना होता है? इनकम माइनस में सेविंग कर देंगे, तो इनकम हमारी कितनी है? 312 है, 312 माइनस में सेविंग कितनी है? 55.5 है। इसको अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 256.5 जो है ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू निकालनी है, कितना परसेंटेज हुआ। तो ओरिजिनल थी 325, अभी हमारे पास कितना है उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पापस डिफरेंस जो है 225 जो है पहले एक्सपेंडिचर था, अब हमारा 256.5 है, तो 31.5 का डिफरेंस है। ओरिजिनल कितना था वो डिवाइड में 100, इसको अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर विल बी 14। यहाँ पर हमारा आंसर कितना है? 14% है। तो ये हमारा आंसर थर्ड जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो रीजनिंग वी हैव कंप्लीटेड। तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो काफी इजी थे, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट थी, वो हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जीके है, जीके के क्वेश्चंस हैं, तो जनरल अवेयरनेस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन वोटेड एज द नंबर ऑफ वन करंट ग्लोबल जीके? वन करंट ग्लोबल जीके में किसको यहाँ पर चुना गया है? सो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इंडेक्स आपको बताना है। तो करंट अफेयर्स है आपकी, करंट अफेयर्स यहाँ पर आप बताएंगे, तो बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सा ऑप्शन आपने यहाँ पर टिक किया है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो साइबर वारफेयर दिया गया है, जियो इकोनॉमिकल कन्फर्ट्रेशन दिया गया है, स्टेट बेस्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट है, और क्रिटिकल चेंज टू अर्थमेटिक्स। यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है दैट इज राज्य आधारित जो शास्त्र है हमारे सशस्त्र संघर्ष, उसको स्टेट बेस्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट, इसको ऐड किया गया। दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हमारा करते हैं क्वेश्चन जो है साहित्य अकादमी द्वारा कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक सेलेक्टेड बाय द साहित्य अकादमी फॉर द बाल साहित्य पुरस्कार 2025 इन हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज में जो है साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चयनित पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो ये वाली जो बुक है हमारी वो है हमारी 1/12, इसको चूज किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो यहां पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में ग्राम स्तर पर पंचायत नहीं है? कहां पर पंचायत नहीं है? एक तो हमारे पास दिल्ली में नहीं है, ठीक है, लक्षद्वीप में भी है, पुदुचेरी में भी है, दमन और दीव में भी है, हमारे पास कहां नहीं है? चंडीगढ़ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 13 का फर्स्ट इज करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव या ईंधन का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द लिक्विड गैस? लिक्विड गैस हमारी कौन सी है यहाँ पर? नैप्था है, लिग्नाइट है, गैसोलीन है। सो कौन सी हमारे पास यहाँ पर जो है लिक्विड है, वो जो है आपको वो यहाँ पर बताना है। तो लिक्विड में हमारे पास कौन कौन सी है? नैप्था है, लिग्नाइट है और गैसोलीन है। विच इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट है? तो लिग्नाइट हमारे पास जो है सॉलिड कोयल होता है, तो हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसे या किन्हें 1976 में भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत पर यहाँ पर ऐड किया गया है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंसर्टेड एज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी में किसको ऐड किया गया है वो आपको बताना है। तो ये जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये सब हमारा 1976 में हुआ था, ये करेक्ट है। सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव या फिर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इसमें से जो डीपीएसपी में ऐड किया गया था वो हमारा ये है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। सो ओनली जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा वो क्या है कि द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र टू बी इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को। क्या ऐसा था? नहीं, इससे पहले हमारे पास अजंता जो है, एलोरा गुफाएं हैं, उनको ऐड किया गया। तो फर्स्ट तो ये नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, नहीं है।
सेकंड है द लैंडस्केप इंक्लूड अ क्लस्टर ऑफ फोर्ट दैट स्प्रेड अक्रॉस महाराष्ट्र एज वेल एज तमिलनाडु, तो बिल्कुल करेक्ट है। 9 साइड्स महाराष्ट्र की है, 1 साइड जो है तमिलनाडु की है। यहाँ पर ये वाला हमारा जो है सेकंड वाला जो है वो सही है, आपको करेक्ट ही बताना है। तो करेक्ट हमारा सेकंड करेक्ट है, तो ओनली सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। Question number 17. The announcement for the 71st National Film Awards for the year 2023 was made in August 2025. Which of the following films bagged the Swarn Kamal for the best debut film of a director? स्वर्ण कमल किसे मिला था बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ द डायरेक्टर? तो ये थी हमारी माऊ है, माऊ द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ द चिरो, तो ये मीजो में है, तो ये यहाँ पर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18. व्हाट इज द नेम ऑफ द सबमर्सिबल इन विच 2 इंडियन एक्वायरमेंट टुक ए डीप डाइव इनटू अप टू द 5000 मीटर्स इन डीप सी इन अगस्त 2025? ये फ्रेंच के साथ कोलैबोरेशन था और इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नोटाइल। नेक्स्ट है हमारा पोक्सो से जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हमारा जो है जीके में दिया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। पोक्सो इज अ लॉ व्हिच पेनलाइज बोथ सेक्सुअल असॉल्ट एंड हैरेसमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो पोक्सो को बनाया इसलिए गया था, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में करवाया था, जो मैंने आपको जो है लाइव लिया था यूट्यूब पे भी, वहां पर भी आपने हमने पढ़ा था कि कौन कौन से ऑफेंसेस है जो ऐड किए गए। तो उसमें हमारे पास दोनों ही ऑफेंसेस हैं कि भाई सेक्सुअल असॉल्ट भी सेक्सुअल हैरेसमेंट भी, दोनों के लिए पेनल्टी है पॉक्स में, ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट इन पॉक्सो इज लिमिटेड टू रेप, नहीं, सेक्सुअल असॉल्ट में हमारा रेप नहीं आता है, दैट इज हमारा किस में आता है? वो पेनिट्रेटिव में आता है, इसमें नहीं आता है। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या पूछा गया? करेक्ट ही पूछा गया, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द जतन? जतन क्या है? इंडियन नेवी वारशिप डिजाइन ब्यूरो, ए प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर फॉर वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर, गवर्नमेंट स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन और ए लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट। तो ये हमारा है एक प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर जो कि वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर के लिए बनाया गया है। यहाँ पर बेसिकली कि जो भी म्यूजियम है उन सब का रिकॉर्ड जो है ये रखेगा। सो राइट ऑप्शन है हमारे पास सेकंड। तो जो भी लोग बाद में जुड़े हैं, हम ऑलरेडी जो है रीजनिंग कर चुके हैं, हम जीके कवर कर चुके हैं, अब हम बढ़ रहे हैं अपने एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स की ओर। तो आप ये वीडियो बाद में जाकर देख सकते हैं या स्टार्टिंग से भी देख सकते हैं अगर आपके सारे क्वेश्चंस है। और हम यहाँ पर जो है डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है, जो मेरे पास सेट है वो है मेरे पास A7। अगर आपका सेट A7 है, कॉर्नर में आपको लिखा मिल जाएगा, ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो अगर आपका A7 है तो A to Z आपको क्वेश्चन मैच होगा। अगर आपका जो है सेट वेरी है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आंसर्स अपने मैच कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं EMRS प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या फिर जो है हमारी KVS NVS के तहत भी वैकेंसी है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, और अभी हमारी जो है LDC के तहत भी वैकेंसी आ चुकी है KVS की, जिसमें असिस्टेंट प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है और हेडमास्टर भी है। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी। लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल है, और अगर अभी आप परचेज करते हैं तो उस पर आप कूपन कोड लगा सकते हैं संडे, उस पर आपको जो इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और इन सभी के लिए नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आप जो है आपको लगता है किसी भी कारणवश अगर आप टियर 1 देने नहीं आ पाए तो आप जो है अगली बार की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि EMRS जो है हमेशा हमारा लगभग हर बार ही आ रहा है, या फिर आपको ये है कि भाई मेरा EMRS की इस बार एलिजिबिलिटी नहीं थी, मैं नेक्स्ट टाइम के लिए तैयारी कर रहा हूं, तो अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलने नहीं वाला और सिलेबस हमारा बहुत ज्यादा होता है, वो सारा हमें कवर करना होता है, राइट। इसी तरीके से KVS NVS की अगर आप तैयारी करें, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, हेडमास्टर, सबके लिए लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड करेंगे स्टडी पोर्टल, वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, नोट्स भी अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। अगर बाई चांस आप ऑलरेडी नोट्स ले चुके हैं तब भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर द कोर्सेज, आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो पार्ट 4 पे हम आते हैं अब, जो है हमारा शैक्षिक और आवासीय पहलू, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स। साइकोलॉजी इतनी आसान मैंने प्रिंसिपल के पेपर में आज से पहले कभी भी नहीं देखी, ठीक है, मैंने कभी भी नहीं देखी साइकोलॉजी इतनी आसान, वो भी प्रिंसिपल के पेपर में। अगर आप देखोगे खुद सीटेट TGT लेवल वाले बच्चे जो है इसको बहुत आसानी से कवर कर देंगे, इतनी आसान साइकोलॉजी है। अगर आपने नहीं भी पढ़ी है, अगर आप स्टेटमेंट भी पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर है, आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
ऐसी साइकोलॉजी है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चों के जो क्वेश्चंस के आंसर है वो यहाँ पर आपके करेक्ट होने चाहिए। तो 21 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज, प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या होती है हमारी, उसके बारे में है कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में कौन सी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है। लर्निंग इज इंडिविजुअलिस्टिक एंड डज नॉट रिक्वायर सोशल इंटरेक्शन, लर्निंग इज ओनली कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर एंड अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्सेज, द लार्ज अमाउंट ऑफ फियर एंड स्ट्रेस इज यूज्ड टू मेक चिल्ड्रन लर्न, और चिल्ड्रन हैव ए वॉइस एंड दे आर एक्टिवली एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो हमारी जो है प्रगतिशील कक्षा की एक अनिवार्य विशेषता जो है वो आपको बतानी है कि सीखना व्यक्तिगत है और इसमें सामाजिक संपर्क की आवश्यकता नहीं होती। तो हमने तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ही पढ़ा है कि बच्चे की डेवलपमेंट ही तभी होगी जब बच्चा इंडिविजुअल भी और अपने जो है आसपास सोशल भी वो जब इंटरेक्ट करेगा तब उसकी डेवलपमेंट होगी। तो अगर हम बोले कि भाई लर्निंग व्यक्तिगत है, इसमें सामाजिक की आवश्यकता नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सीखना केवल व्यवहार और उचित प्रतिक्रियाओं का ही अनुकूल है। क्या हम जो है सिर्फ और सिर्फ हमारी बिहेवियर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज है, क्या वो लर्निंग है हमारी? तो लर्निंग तो है बट एक प्रगतिशील नहीं बोल सकते आप। बच्चों को सिखाने के लिए भारी मात्रा में भय और तनाव का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल गलत है। बच्चों को सिखाने के लिए तो हम उनके लेवल पर जाकर बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरीके से उनको समझ में आएगा, क्या मेथड है, क्या पेडागोजी हम अपनाए, कि बच्चों का क्या लर्निंग स्टाइल है, उस तरीके से हम समझाते हैं, ना कि हम डर और तनाव का भाव बढ़ाते हैं, राइट। फोर्थ है हमारा सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की आवाज शामिल और वे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से बाहर लें। तो ये हमारा प्रगतिशील होगी, ये हमारा एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम होगा। अगर हम जो है बच्चों की भी बातें सुने, बच्चों को भी मौका दे कि वो भी पार्टिसिपेट कर पाए, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे पाए और वो जो है यहाँ पर एंगेज हो हमारी लर्निंग प्रोसेस में भी। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा वो हो जाएगा प्रगतिशील शिक्षा में, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, मेरे पास जो सेट है वो मेरे पास A7 है, इसके अकॉर्डिंग आप अपने सारे आंसर जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है हमारा 22 क्या कहता है कि लॉरेंस कोलबर्ग, तो कोलबर्ग का जो हमारा है एक स्टेटमेंट, एक एग्जांपल भी था हमने जो हिंस वाला पढ़ा था, तो उसी से क्वेश्चन है कि लॉरेंस जो कोलबर्ग है कि नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों के निर्णय केवल सामाजिक कानूनों द्वारा परिभाषित सिद्धांतों तक नहीं रहते, वे न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग द मोरल डेवलपमेंट आर इंडिविजुअल जजमेंट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस नॉट लिमिटेड टू दोज डिफाइंड बाय द सोसाइटी लॉ। तो वहां पर हमने जो है अलग अलग जो है स्टेजेस पढ़ी हैं। तो यहाँ के अकॉर्डिंग आप बताओगे कि कौन सी स्टेज है जहां पर हमारा किसके ऊपर है, हमारा जो है केवल सामाजिक कानूनों द्वारा परिभाषित नहीं है, न्याय के सिद्धांतों पर भी आधारित होती है। प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज, ऑटोनोमस, पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये हमारी है उत्तर पारंपरिक स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, किशोरों में चिंतन, एडोलसेंस से हमारा क्वेश्चन है। तो एडोलसेंस थॉट इज ठोस और प्रतीकात्मक होता है, कंक्रीट एंड सिंबलिक होता है, अमूर्त और आदर्शवादी, एब्स्ट्रैक्ट एंड आइडियलिस्टिक, उनकी कौशल क्रियाओं के माध्यम से प्रतिबंधित होते हैं, रिफ्लेक्टेड थ्रू देयर मोटर एक्शंस, और अतार्किक और तर्कहीन होते हैं, इलॉजिकल और इरेशनल होते हैं। कौन सा क्वेश्चन होता है हमारा? तो एडोलसेंस के जो है सिंबॉलिक भी नहीं होते हैं कि भाई जो है अपना डिसीजन वो सही तरीके से बनाते हैं, ऐसा भी नहीं कि सिंबॉलिक है ना, उसके सिर्फ मोटर एक्शन से हम नहीं पता लगा पाते, इरेशनल तो नहीं होते हैं, तर्कहीन नहीं होते, ना ही इलॉजिकल होते हैं। उनके डिसीजन कैसे होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और जो है आइडियलिस्टिक होते हैं, अमूर्त और आदर्शवादी होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, किशोरों के सामने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा। अगेन जो हमारा क्वेश्चन एडोलसेंस से है, द मोस्ट इंपोर्टेंट इशू दैट एडोलसेंस आर ग्रैपलिंग विद। कौन सी इशू है एडोलसेंस में? क्या रहता है हमेशा? आइडेंटिटी कंफ्यूजन, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मुझे लाइफ में क्या अचीव करना है, उसी के बारे में हमेशा जूझते रहते हैं। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस, वास्तु स्थायित्व, ये हमारे पास जो है चाइल्डहुड में आ जाती है, चाइल्डहुड की एक स्टेज है। सेकेंड हमारा शर्म बनाम व्यवस्था, केमेन ऑटोनॉमी, ये भी हमारे चाइल्डहुड में आती है। थर्ड है हमारा फाइंडिंग देयर ओन आइडेंटिटी, अपनी पहचान खोजना, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। सेपरेशन एंजाइटी, ये भी नहीं होती, यहाँ पर होता है उनको कि अपनी पहचान खोजना है, हम क्यों हैं, क्या है हमारी, क्या आइडेंटिटी है, हमें क्या करना है लाइफ में, उसके बारे में वो यहाँ पर सोचते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सार्थक अधिगम के लिए प्रभावी नहीं है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव टेक्निक फॉर मीनिंगफुल लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। फर्स्ट है हमारा प्रयोग और जांच यानी कि एक्सपेरिमेंटल एंड इंक्वायरी, सेकंड है विस्तृत पूर्वाभ्यास एलाबरेट रिहर्सल, ये भी सही है। थर्ड हमारा कंसेप्ट मैपिंग, अवधारणात्मक मानचित्रण जो है वो है। फोर्थ हमारा बिना समझे जानकारी दोहराना, ये नहीं है, ये इफेक्टिव लर्निंग नहीं है कि रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन विदाउट द अंडरस्टैंडिंग, बिना सोचे समझे जो है इंफॉर्मेशन हम जो है बोलते जाएं, तो वो नहीं है हमारा इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव लर्निंग क्या है, जहां पर एक्सपेरिमेंट भी होंगे, इंक्वायरी भी होगी, बच्चों को भी मौका मिलेगा, बच्चों से आप लर्निंग बाय डूइंग भी करवाओ, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, ठीक है, एलैबोरेट रिफ्रेजल है, कंक्रीट मैपिंग है, कंसेप्ट मैपिंग है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास राइट है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इज मूल्यांकन और अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है असेसमेंट एंड लर्निंग, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर वो क्या है, मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए कि जो मूल्यांकन किया जाए अधिगम केवल उसके अनुसार हो। असेसमेंट शुड बी सच दैट लर्निंग टेक्स प्लेस ओनली अकॉर्डिंग टू व्हाट इज असेस्ड, नहीं, असेसमेंट से हम ये देखते हैं कि भाई क्या एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट होंगे, इंप्रूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं बच्चे में, कौन से वीक एरियाज रह गए वो हम देखते हैं, लेकिन आगे की लर्निंग हम बस उसी के अनुसार करें ये बिल्कुल गलत है हमारा। सेकंड है असेसमेंट शुड बी डन ओनली थ्रू पेपर एंड पेंसिल टेस्ट, नहीं, हमारे पास और भी असेसमेंट टूल्स हैं, और भी मेथड्स हैं जो हमें अपनाने चाहिए, और भी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। मूल्यांकन केवल सत्र के अंत में होना चाहिए, कि असेसमेंट नीड टू बी कंडक्टेड ओनली एट द एंड ऑफ टर्म, नहीं, वो तो हमारा फिर इवोल्यूशन हो जाएगा ना, जहां पर हम बच्चे को टैग दे रहे हैं, आप फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फेल है, पास है, वो नहीं है। असेसमेंट जो हमारा थ्रू आउट द सेशन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, समेटिव असेसमेंट है, तो ये भी हमारा गलत है। फोर्थ है हमारा असेसमेंट नीड टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोग्रेस, ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है कि असेसमेंट जो है हमारा एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए टीचिंग लर्निंग का, यानी कि मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता और आलोचनात्मक विचारक बनने से रोकेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज वुड हिंडर स्टूडेंट्स फ्रॉम बिकमिंग इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स एंड क्रिटिकल थिंकर, कौन सी जो है चीज जहां पर कि बच्चे जो है हमारे यहाँ पर कि क्रिटिकल थिंकर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि एनईपी क्या कहते हैं उसमें पर्सनल ट्रेट भी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, ये होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर बताएंगे कि कौन कौन सी है जो है यहाँ पर हमारी इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर एंड क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बच्चे में यहाँ पर वुड हिंडर नहीं होगी, उसकी वजह से आपको बताना है। यस, ये वीडियो उसके बाद भी अपलोडेड रहेगी, आप बाद में भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जहां पर बच्चा ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो करेगा, अगर वो विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार मंथन करेगा कि भाई को जो है कोई प्रॉब्लम दी गई तो उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसके बारे में और ध्यान से सोचेगा, मल्टीपल सॉल्यूशन सोचेगा, तो वो तो इफेक्टिव लर्निंग है ना हमारी, तो वो तो हमारी इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो तो बल्कि और मल्टीपल ऑप्शन सोच रहा है कि किससे सॉल्यूशन निकलेगा। सेकंड, बिल्डिंग इंटरकनेक्शंस, अंतर संबंध, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है, इंटरकनेक्शंस होनी चाहिए। थर्ड है हमारा रिकॉल एंड रोट, ये नहीं है भाई, सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं करना है, सिर्फ जो आपने पढ़ा है उसको याद करके रट्टाफिकेशन नहीं करना है, उससे कुछ नहीं होगा, है ना। स्मरण और रटना, एनईपी भी कहती है कि रोट लर्निंग नहीं करनी, बच्चे का कंसेप्ट क्लियर करना है, राइट। सो एनकरेजिंग स्टूडेंट टू मेक थॉटफुल गैसेस, छात्रों को विचारशील अनुमान बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सही है, गैस है लेकिन विचारशील है, तो हमारा कौन सा नहीं है, कौन सा हिंडर पैदा करेगा, ये है हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो यहाँ पर हिंडर पैदा करेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा रिगार्डिंग दी करिकुलम। तो करिकुलम में यहाँ पर क्या पूछा गया है, करिकुलम में यहाँ पर बात की गई है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या में शामिल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन अ करिकुलम, करिकुलम में कौन सा शामिल है वो बताना है। टाइम टेबल, केवल समय सारणी होती है क्या करिकुलम में। सिलेबस एंड लिस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स ओनली, क्या सिर्फ सिलेबस और टेक्स्ट बुक्स होंगी। थर्ड है हमारा सब्जेक्ट मैटर टॉट इन पर्टिकुलर क्लास, सब्जेक्ट मैटर जो क्लास में पढ़ाया जाएगा। टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड इन द टू द क्लास, टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस ये वाला हमारा करेक्ट है। करिकुलम में ना तो सिर्फ बुक्स होती है, ना सिर्फ सिलेबस होता है, बल्कि और भी एक्टिविटीज, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप करवा रहे हो बच्चे के लिए, वो सब होती है हमारे पास। तो केवल टाइम टेबल बोले ये भी गलत है, सिर्फ सिलेबस बोले ये भी गलत है, बच्चे को क्या पढ़ाया जाना किस क्लास में वो उसका सिलेबस ही होगा, वो भी गलत है। सो कौन सा ऑप्शन राइट है, टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट, ये हमारा करेक्ट है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। प्रभावी कक्षा प्रबंधन का एक प्रमुख तत्व है, एक की एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में बताना है अब आपको। छात्रों को जो चाहे करने की स्वतंत्रता देना, लिविंग द स्टूडेंट फ्री टू डू वट एवर दे वांट, कि बच्चे जो भी करना चाहे हम वो करने दें, वो क्या हमारा इफेक्टिव होगा। सेकंड, हर गलती के लिए छात्रों को शारीरिक दंड देना, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। फिजिकल पनिशमेंट, कॉरल पनिशमेंट स्ट्रिक्टली नो है हमारे एनईपी के अकॉर्डिंग। देन है हमारे पास मेंटेनिंग ए पॉजिटिव स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, की सकारात्मक छात्र और शिक्षक संबंध बनाना। फोर्थ, टीचिंग कंटेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, प्रभावी कक्षा हमारी कब होगी, इफेक्टिव क्लासरूम कब होगा, जब हमारे पास क्या होगा, सकारात्मक छात्र शिक्षक संबंध होंगे, यानी कि एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन जो है वो मजबूत होना चाहिए। अगर बच्चे को कोई डाउट है तो वो टीचर के पास जा सके, टीचर भी जो है हमारा वो अप्रोचेबल है, वो जो है बच्चों के डाउट जो है वो यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पा रहा है। अगर हम बच्चों को जो चाहे वो करने देंगे तो बच्चे जो है एक डिसिप्लिन हम नहीं बना पाएंगे, बच्चे में जो स्किल्स हमें डेवलप करनी है वो नहीं कर पाएंगे। फिजिकली पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट तो स्ट्रिक्टली नो है। देन हमारे पास था फोर, टीचिंग कंटेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, हम बस वही पढ़ाए जा रहे हैं, तो वो भी हमारा गलत है, राइट। तो इफेक्टिव कहां है, जहां पर एक पॉजिटिव स्टूडेंट में टीचर जो है रिलेशनशिप है वो करेक्ट है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है 29 का थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। कक्षा के नियम किस प्रकार के होने चाहिए, क्लासरूम जो रूल्स हैं वो कैसे होने चाहिए। क्लियर, कंसिस्टेंट एंड म्यूचुअली एग्रीड अपॉन, ये हमें सही लग रहा है यहाँ पर कि भाई स्पष्ट होने चाहिए, सुसंगत होने चाहिए, पारस्परिक रूप से सहमति पूर्ण होने चाहिए। यानी कि अगर आप कोई भी क्लासरूम जो है, मैं इंटरव्यू में बोलती हूँ आपको कि आपको जो है आंसर इसी तरीके से बनानी है कि जैसे अगर आप रूल्स बनाएंगे अपने क्लासरूम के लिए और बच्चों से पूछ के बनाए कि भाई हमारे क्लासरूम के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए, आप लेट आए तो क्या करें, लंच के बाद जो है बच्चे बहुत बार लेट आते हैं पीरियड्स में, क्या करें, आज बच्चों का पढ़ने का मन नहीं है तो बताओ कौन सा टॉपिक पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, किस तरीके से करें। तो वो सारी चीजें जहां पर अब कोई भी रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं बच्चों को इंक्लूड करेंगे तो उससे क्या होगा, बच्चों ने बनाए हैं तो वो उन चीजों का पालन भी करेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हमें करेक्ट लग रहा है। सेकंड हम देखते हैं, नीति निर्माताओं द्वारा तय किए, डिसाइडेड बाय द पॉलिसी मेकर्स, नो नहीं, ये भी गलत है हमारा। छात्रों से गुप्त रखे गए, बच्चों के लिए रूल बनाए उन्हीं से हम सीक्रेट रखे नहीं। फोर्थ हमारा कॉम्प्लिकेटेड एंड ट्रिकी, तो जटिल और पेचीदा बनाने की जरूरत, सिंपल रूल्स होने चाहिए हमारे क्लासरूम के लिए। तो हमारे पास क्लियर ऑप्शन कौन सा है, हमारे पास है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है और वो हमारे पास कहां से है, वो है हमारे पास एनईपी से। सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 31 एनईपी से क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार स्कूल प्रधानाचार्यों के लिए सतत व्यावसायिक विकास में क्या शामिल होना चाहिए। सीपीडी जी जो है हमारी, सीपीडी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको सीपीडी बोलते हैं, टीचर्स के लिए भी होती है और हमारी ये जो है प्रिंसिपल्स के लिए भी होती है, राइट। तो इसमें क्या होगा, जब टीचर को हम बढ़ाते हैं कि भाई सीपीडी आपका होना चाहिए, उसमें उसके कंटेंट, उसकी पेडागोजी, उसके बारे में होता है, हमने एनईपी में पढ़ा है। लेकिन जहां पर प्रिंसिपल की बात आती है वहां पर लीडरशिप मैनेजमेंट उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग होगी। तो ऑप्शंस देख लेते हैं कि पार्टिसिपेंट इन नेशनल लेवल कमेटी एंड कमीशन ऑन द एजुकेशन, की शिक्षा क्षेत्र पर राष्ट्रीय स्तर और समिति और आयोगों में भागीदारी, नहीं ये हम ट्रेनिंग से सिखा रहे हैं। शिक्षक भर्ती के लिए नीतियों और नियमों की समझ, नहीं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिसी एंड रूल्स ऑफ टीचर रिक्रूटमेंट, ये भी नहीं है। थर्ड है हमारा नेतृत्व और प्रबंधन तथा विषय वस्तु और शिक्षा शास्त्र की समझ, तो ये हमारा जो है ये हमें करेक्ट लग रहा है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीडरशिप मैनेजमेंट, लीडरशिप के बारे में भी है, मैनेजमेंट के बारे में भी है, कंटेंट एंड पेडागोजी वो भी यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंटल स्किल्स एंड द टैक्स पॉलिसी, तो वित्तीय निवेश कौशल और कर नीतियों की समझ, ये भी नहीं है हमारा। तो राइट ऑप्शन कौन सा है हमारा, ये वाला जो है करेक्टली है यहाँ पर, जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड की प्रिंसिपल को जो है सीपीडी कंटिन्यूअस जो हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसमें हम क्या बताएंगे, लीडरशिप सिखाएंगे, मैनेजमेंट सिखाएंगे, कंटेंट एंड पेडागोजी, ताकि वो टीचर्स को आने वाली प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सके, लीडरशिप कैसे उनको लीड करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर सिखाएंगे। सो ये हमारा हो गया 31। नेक्स्ट हमारा जो है 32 वो हमारा दिया गया है एनसीएफ के अकॉर्डिंग। तो एनसीएफ क्या कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2023 जो हमारा आया उसके अकॉर्डिंग अ स्कूल प्रिंसिपल इज एक्सपेक्टेड टू, तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा जो रूपरेखा है उसके अनुसार एक स्कूल प्रधानाचार्य से क्या अपेक्षा की जाती है, तानाशाह की तरह काम करे, शिक्षकों में भय पैदा करे। अगर आपने नहीं पढ़ा, मैंने वही बोला कि साइकोलॉजी के क्वेश्चन ऐसे है कि अगर आपने कोई टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए कितने आसान आसान ऑप्शंस दिए हुए हैं
कि तानाशाह की तरह काम करे और शिक्षकों में भय पैदा करे, तो प्रिंसिपल इसके लिए है ही नहीं कि भाई जो है टीचरों में भय पैदा करे, तानाशाही करे, तो उससे तो हमारा काम होगा ही नहीं। वो तो बहुत ट्रेडिशनल बहुत पहले होता था, अब ऐसा नहीं होता, राइट। तो एक्ट एज डिक्टेटर एंड क्रिएट अ फियर अमंग टीचर्स, नहीं। थर्ड है, सेकंड है हमारा पनिश द टीचर्स फॉर पुअर रिजल्ट, अगर खराब रिजल्ट आए तो शिक्षकों को दंडित करे, बिल्कुल भी नहीं। थर्ड है शिक्षकों की उनकी कक्षा में स्वतंत्रता को सीमित करे, लिमिट द फ्रीडम ऑफ टीचर इन देयर क्लासरूम, नहीं। एनईपी कहते हैं भाई ऑटोनॉमी दो टीचर को, वो अपने अकॉर्डिंग पेडागोजी डिसाइड कर सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकता है कैसे पढ़ाना है, क्योंकि उसको समझ है बच्चों की कि बच्चों का लर्निंग स्टाइल्स क्या है, राइट। फोर्थ है हमारा वर्क टुवर्ड्स एंश्योरिंग डायलॉग विद टीचर्स एंड द सपोर्ट स्टाफ, शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों के साथ संवाद सुनिश्चित करने की दिशा में काम करें। तो ये हमारा करेक्ट है ऑप्शन नंबर 4 जो है कि टीचर्स भी, सपोर्ट स्टाफ भी, नॉन टीचिंग स्टाफ भी, सबके साथ मिलकर काम करना है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाता है, यहाँ पर 4 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33। एक प्रधानाचार्य निम्नलिखित तरीके से समावेशन सुनिश्चित कर सकता है, समावेशन किससे सुनिश्चित कर सकते हैं, इंक्लूसिव। ए प्रिंसिपल कैन एंश्योर इंक्लूजन बाय, इंक्लूजन क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि नॉर्मल बच्चों के साथ जो भी हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, है ना, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं या कोई भी डिसेबिलिटी, वो सब बच्चे भी जो है साथ में पढ़ेंगे। तो जहां पर हम बात करते हैं दिव्यांग बच्चे के लिए, एक हमारे पास एक्सेसिबल होना चाहिए उनके लिए अकॉर्डिंग भी, तो जो भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है वो हमारे यहाँ पर पूरी होनी चाहिए। तो प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ पार्टिसिपेशन टू ऑल चिल्ड्रन, तो ये हमें करेक्ट लग रहा है क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है सभी बच्चों के लिए। दिस इज इंक्लूजन, कि सभी बच्चों को भागीदारी के समान जो है अवसर प्रदान करके। सेकंड हमारा गिविंग प्रेफरेंस टू हाई अचीविंग स्टूडेंट, की जो हाई अचीविंग स्टूडेंट्स हैं हम उन्हीं को प्रेफरेंस दें, नहीं, ये गलत है। फिर जो लो अचीविंग है उनका हम क्या करें, उनको भी तो हमें जो है पढ़ाना ना, उनको भी तो हम जो है किसी तरीके से कि क्या समझ नहीं आ रहा है, लर्निंग स्टाइल चेंज करें, पेडागोजी चेंज करें, फिर उनको किस तरीके से उनके भी मार्क्स अच्छे लेकर आने हैं, उनको भी बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करनी है। थर्ड, होल्डिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट्स एवरी वीकेंड गिविंग प्राइज टू विनर्स, तो ऐसा तो होगा नहीं कि हमेशा विनर्स को दे दो। हम तो हमेशा क्या करते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वहां पर हम विनर की बजाय जो पार्टिसिपेटिंग है वो भी सर्टिफिकेट देते हैं, ताकि उनको भी लगे हाँ मैंने पार्टिसिपेट तो किया, उसके लिए मुझे कुछ तो मिला, अगली बार वो भी करे। टेलिंग द टीचर टू सेलेक्ट ओनली अ फ्यू गुड स्टूडेंट, नहीं, ये भी गलत है। सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए। अगर हम कुछ ही अच्छे बच्चों को चयन करें, और अच्छे क्या है, क्या गुड स्टूडेंट्स, किसके बेसिस पर आप गुड मानोगे, जो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो स्पोर्ट्स में अच्छा है, जो एकेडमिक्स में अच्छा है, किस चीज के बेसिस पर, तो वो भी हमारे पास कोई डेफिनेशन नहीं है। तो राइट हमारा क्या है कि सभी बच्चों को भागीदारी के लिए समान अवसर प्रदान करना, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्टूडेंट, दैट इज इंक्लूसिव, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं 34 की तरफ। 34 हमारा क्या है, बाल केंद्रित कक्षा से रिगार्डिंग है 34 हमारा। 34 कहता है कि जो है इन ए चाइल्ड सेंटरिंग क्लासरूम द टीचर, कि अगर हम बात करें कि बाल केंद्रित कक्षा है, कि चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है एक तानाशाह की भूमिका में होता है जबकि बच्चे निष्क्रिय होते हैं। यहाँ पर जो टीचर है क्या वो तानाशाह होता है कि जहां पर बच्चे जो हमारे निष्क्रिय होते हैं, कि बच्चे जो है किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं कर रहे, क्या ऐसा होता है, हैज द रोल ऑफ ए डिक्टेटर व्हाइल द चिल्ड्रन आर पैसिव, चिल्ड्रन पैसिव होते हैं, नहीं, चिल्ड्रन पैसिव नहीं होते, चाइल्ड सेंटर्ड है ना, तो बच्चे तो हमारा मेन रोल है, वो पैसिव कैसे हो सकते हैं। सेकंड, हैज एन एक्टिव रोल इन फैसिलिटेटिंग बाय क्रिएटिंग लर्निंग सिचुएशन, या फिर जो है टीचर का एक एक्चुअली में जो है यहाँ पर एक्टिव रोल होता है, सीखने की परिस्थितियां बनाकर सुसाधन करने में सक्रिय भूमिका निभाती है, तो टीचर यहाँ पर एक्टिव होता है। थर्ड, कि कोई भूमिका नहीं होती, बिल्कुल गलत है, बच्चों की यहाँ पर टीचर की तो भूमिका होगी, वरना क्लासरूम कैसे चलेगा। हैज अ वेरी पैसिव रोल एंड द स्टूडेंट टोटली रन द क्लासरूम, नहीं, अगर हम बच्चों पर ही छोड़ देंगे सारी चीजें और टीचर का रोल पैसिव होगा तो एक गुड क्लास हमारी नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या है कि सीखने की परिस्थितियां बनाकर सुशासन में सक्रिय भूमिका निभाती है, कि हैज एन एक्टिव रोल इन फैसिलिटेशन, चाइल्ड सेंटर्ड है, हम बच्चों को मौका दें, बच्चे अपने अकॉर्डिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं, बच्चे चूज कर सकते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बच्चों को क्या लर्निंग स्टाइल आता है समझ में, उसके अकॉर्डिंग अपनी टेक्निक्स चेंज कर सकते हैं, पेडागोजी चेंज कर सकते हैं। तो टीचर का तो यहाँ सबसे अहम रोल है क्योंकि वो बच्चों के अकॉर्डिंग काम करे, तो उसको तो और काम करना पड़ रहा है बच्चों के अकॉर्डिंग, तो वो एज ए फैसिलिटेटर भी है, तो एक लर्निंग सिचुएशन जो है यहाँ पर तैयार कर पा रही है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 35 जो है वो यहाँ पर है हमारा 35 क्या है, प्रशंसा को प्रभावी बनाने के लिए फॉर प्रेज टू बी इफेक्टिव, जो हमारी हम तारीफ करते हैं इफेक्टिव, उसके लिए क्या करना चाहिए।
तो हमेशा बोलता है ना कि अगर कोई भी गलती है तो आप जो है आराम से समझो, अपने कैबिन में बुला के समझाओ, लेकिन तारीफ है तो सबके सामने करो, कुछ अच्छा काम हुआ है तो प्रशंसा को प्रभावी बनाने के लिए इसमें वास्तविक प्रयासों और उपलब्धियों को मान्यता दी जानी चाहिए। इट शुड बी रिकॉग्नाइज जेन्युइन एफर्ट्स एंड अकम्प्लिशमेंट। बिल्कुल, अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हो और उसने कोई काम बहुत अच्छा किया है, उसका एफर्ट है, तो उसके लिए आप तारीफ करो। सेकंड, उसे कभी भी दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। हम तो बोलते हैं कि तारीफ सबके सामने करो। अगर कोई गलती हुई है तो उसको आप आराम से कैबिन में बुला के पर्सनली समझा सकते हो। थर्ड, उसे बार बार दोहराया जाना चाहिए। एक के बारे में तारीफ कर दे तो उसको बहुत बार बार मिली, दूसरे बंदे भी उब जाएंगे। क्या क्या एक ही एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक ही एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, क्या इसने अच्छा काम किया, क्या हमने कोई काम नहीं किया है, तो वो बार बार नहीं हो सकती, रिपीटेड ये नहीं करना चाहिए। इट मस्ट बी एंश्योर दैट प्रेज इज बैलेंस इक्वली बाय द पनिशमेंट। नहीं, ये कहाँ लिखा है कि भाई कोई अच्छा काम करे तो हम कहां से उसको पनिशमेंट दें, कि बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। तो कौन सा हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर? हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ही जो है करेक्टली है यहाँ पर। इट शुड रिकॉग्नाइज जेन्युइन एफर्ट्स एंड अकम्प्लिशमेंट, कि अगर कोई जेन्युइन एफर्ट लगा रहा है, कोई अकम्प्लिशमेंट है, तो उसकी हम यहाँ पर तारीफ करें। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाता है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, दैट इज फ्रॉम द लर्निंग के बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? प्रभावी अधिगम तब होता है कि इफेक्टिव लर्निंग जो है वो कब होती है? इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन शिक्षक और छात्र दोनों पर्सन पूछते हैं और उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, इफेक्टिव लर्निंग वहां पर है जहां पर टीचर भी क्वेश्चन पूछ पा रहा है और स्टूडेंट भी पूछ पा रहा है। अगर टीचर नहीं पूछेगा तो कैसे जानेगा बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, और स्टूडेंट अगर नहीं पूछेंगे तो उनके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, हमें कैसे पता चलेगा उनको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट? तो हमारा ये वाला तो करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। कक्षा में केवल शिक्षक ही पर्सन पूछते हैं, नहीं, गलत है, बच्चों को क्वेश्चंस पूछने हैं। शिक्षक के पास बच्चों के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर होता है, ये भी कई बार हो सकता है कि नहीं है, कुछ नई चीज पूछी है जो हो सकता है टीचर ने नहीं पढ़ी है, किसी और सब्जेक्ट का पूछ लिया, कुछ हो गया। तो अगर कोई आंसर नहीं भी आता तो बाद में दे सकता है आंसर कि भैया आज नहीं आता, मैं कल बता दूंगा इसके बारे में सोच के। ओनली द स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन इन द क्लासरूम, केवल बच्चे पूछते हैं, नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? शिक्षक और छात्र दोनों ही पर्सन पूछते हैं और उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। तो इफेक्टिव लर्निंग जहां पर दोनों की पार्टिसिपेशन है, दोनों की इन्वॉल्वमेंट है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। सार्थक शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर मीनिंगफुल लर्निंग? मीनिंगफुल लर्निंग हमारी यहाँ पर कौन सी है? बच्चों की क्षमताओं में विकास, बिलीफ इन चिल्ड्रन एबिलिटीज। बच्चों की क्षमताओं में तो आपको विकास करना हो, जो है यहाँ पर विश्वास करना होगा, उनको मोटिवेट करना होगा, वो क्या कर सकते हैं, बार बार उसके बारे में। सेकंड, पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान पद्धति का प्रयोग, नहीं, बिल्कुल गलत है। यूजिंग ओनली लेक्चर मेथड, हम जो है देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो क्लासरूम है वो कैसा सेट है, किस तरीके से बच्चों को समझ में आएगा, क्या उनकी जो है स्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पैडागोजी में चेंजेस करने होंगे। सो ओनली लेक्चर मेथड ये गलत है। थर्ड, अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉपिंग वर्क, कार्य की नकल करने के अवसर देना। क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, बच्चा अपना दिमाग कब लगाएगा, अपना माइंड यूज नहीं करेगा, सबकी जो है कॉपी सेम ही नजर आएगी, कोई असाइनमेंट हमने दिया, तो वो गलत है हमारा। फोर्थ है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड अनफ्रेंडली टीचर्स, या फिर कठोर अनुशासन हो, तो वो भी अब नहीं हमारे पास कि अनफ्रेंडली टीचर हो। फ्रेंडली टीचर होना चाहिए, टीचर अप्रोचेबल होना चाहिए। और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन तो स्ट्रिक्ट भी नहीं, बहुत ज्यादा जो है कड़क भी नहीं होना चाहिए, जो टीचर है हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। एक ठीक है तो थोड़ा बहुत है, बट जो है टीचर अप्रोचेबल होना चाहिए, इतना भी नहीं कि जो बच्चा अपने क्वेश्चन ही नहीं पूछ पा रहा, वो भी नहीं होना चाहिए। तो बच्चों की क्षमताओं में विकास जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, वो यहाँ पर करेक्ट है 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा है 38। अब ये हमारा है अगेन असेसमेंट से, तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको लर्निंग असेसमेंट यहां से आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हमारा 38 क्या है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट हम क्यों करते हैं, असेसमेंट का मेन पर्पस क्या है? फर्स्ट है स्कूल और शिक्षकों के प्रदर्शन की तुलना करना, कि कंपेयरिंग स्कूल्स एंड टीचर्स परफॉर्मेंस, कि स्कूल की भी जो टीचर है उनकी भी यहाँ पर जो है तुलना करना है परफॉर्मेंस की, क्या ये असेसमेंट है? नहीं। तो यहाँ पर तो हम जो है कंपैरिजन नहीं करते, हम क्या देखते हैं कि क्या एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है, बच्चा क्या अच्छा कर रहा है, कहाँ पर हमें काम करने की जरूरत है, वो हम देखते हैं असेसमेंट से। तो फर्स्ट तो हमारा यहाँ पर गलत है। सेकंड, हमारा रैंकिंग स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ वर्क, अगर हम रैंकिंग करेंगे तो हमारा इवैल्यूएशन हो जाएगा, कि जहां पर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चों को बता रहे हैं, तो अंकों के आधार पर छात्रों का श्रेणीबद्ध करना, ये भी गलत है। थर्ड, लेबलिंग स्टूडेंट पास और फेल, अगेन इवोल्यूशन है कि छात्रों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण के रूप में बताएं, कि बच्चों को लेबल कर दिया, हम जज कर रहे हैं, वहां पर हम एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट कहां देख रहे हैं, हम तो जज कर रहे हैं कि आप पास और फेल हो, आप फर्स्ट और सेकंड हो, तो वो नहीं है। फोर्थ है हमारा सपोर्टिंग एंड एनहांसिंग लर्निंग। तो बेसिकली क्या है हमारा असेसमेंट का मतलब ही क्या है, कि हम जो है यहाँ पर किस तरीके से और बेटर हम लर्निंग यहाँ पर बना सकते हैं, और बेटर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बच्चे के बारे में ये जानना कि बच्चे को जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
है और कहाँ पर एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कहाँ पर कमी है, वो सारी चीजें जानना हमारा क्या है, हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है विविध शिक्षार्थियों को सुशोधित करने के लिए कौन सी मूल्यांकन रणनीति उपयुक्त है? Which assessment strategy is suited to facilitate diverse learning? तो diverse learning के लिए कौन सी assessment strategy हमारी रहेगी? तो diverse learning है, एक होती है converse जहां पर सभी जो रेखाएं क्या होती है एक पॉइंट पर आकर मिलती है कि एक ही कोई प्रॉब्लम है कि सॉल्यूशन है उसका। डाइवर्स क्या है हमारे पास कि काफी तरीके हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, राइट। तो डाइवर्स क्या है, भिन्न प्रकार के मूल्यांकन, मल्टीपल टाइप ऑफ असेसमेंट। तो ये हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी क्या दिए गए, समय बाध्य बहुविकल्पीय, टाइम बाउंड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो एक ही मेथड हुआ, ये हमारा गलत है। सेकंड हमारा सिंगल टाइप रिटन टेस्ट, इसमें भी एक ही मेथड है रिटन टेस्ट, ये भी हमारा गलत है। थर्ड मौखिक परीक्षा ओरल टेस्ट, ये भी एक है, ये भी गलत है। तो हमें क्या चाहिए, हम बात कर रहे हैं जब कि डाइवर्स लर्निंग है तो मल्टीपल टाइप ऑफ असेसमेंट चाहिए, चाहे वो एमसीक्यू लो, रिटन टेस्ट लो, डिक्टेशन लो, कोई भी मेथड यूज करो, वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 40। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जिसमें भावनात्मक बुद्धि की कमी है, इमोशनल इंटेलिजेंस? Which of the following situation shows an individual who lacks emotional intelligence? जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है वो कौन सी दर्शाती है? एक शिक्षक जो अपने साथी शिक्षक की बात धैर्यपूर्वक सुनता है कि उसमें कमी है, ये आपको बताना है। अगर वो धैर्यपूर्वक सुन रहा है तो वो तो सही है, हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है। एक शिक्षक, ए टीचर हु लिसन्स पेशेंटली टू अ फेलो टीचर। सेकंड है, एक शिक्षक बातचीत करके छात्र को शांत करने में मदद करता है, टीचर हेल्पिंग अ स्टूडेंट काम डाउन बाय टॉकिंग, ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस है। थर्ड है प्रधानाचार्य जो सार्वजनिक रूप से एक शिक्षक की बार बार आलोचना करता है, ए प्रिंसिपल रिपीटेडली क्रिटिसाइजिंग ए टीचर पब्लिकली, ये नहीं है इमोशनल इंटेलिजेंस कि आप जो है क्रिटिसाइज कर रहे हो वो भी पब्लिकली और बार बार कर रहे हो, वो नहीं है, वहां पर इमोशंस इंटेलिजेंस नहीं है। फोर्थ है एक प्रधानाचार्य जो अपने शिक्षकों को प्रेरित करता है, प्रिंसिपल मोटिवेटिंग ए टीचर, तो यहाँ पर है, कहाँ नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड में नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी कहाँ पर है, तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड में, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिंसिपल है हमारा वो क्या कर रहा है, वो बार बार जो है यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 41, ये हमारा किसके बारे में है, अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में ही है कि इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू, भावनात्मक बुद्धिमत्ता से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन फर्स्ट, समस्याओं को रचनात्मक रूप से हल करने की क्षमता, द एबिलिटी टू सोल्व प्रॉब्लम्स क्रिएटिवली, अगर आप क्रिएटिवली प्रॉब्लम सोल्व करते हो तो वो तो ठीक है कि रेफर्स टू। सेकंड, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित क्षमताओं का एक समूह, सेट ऑफ एबिलिटीज रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अगर आप क्रिएटिवली कर रहे हो प्रॉब्लम्स तो ये हमारा इमोशनल है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट नाम से पता चला कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में है, भावनाओं से बचने और उन्हें दबाने की क्षमता, एबिलिटी टू अवॉइड एंड सप्रेस इमोशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो आप अपने इमोशंस जो है बयान कर सकते हो भाई, सामने वाले के इमोशंस को आपको समझने की ताकत है, तो इमोशंस का तो खेल है सारा कि इमोशंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस है। फोर्थ है सेट ऑफ एबिलिटीज दैट एनेबल इंडिविजुअल टू प्रोसेस इमोशंस, हमारा तो छात्रों क्षमताओं का एक समूह जो व्यक्तियों के भावनाओं को संसाधित करने में सक्षम बनाता है, ये ऑप्शन हमारा राइट है, सेट ऑफ एबिलिटीज दैट एनेबल इंडिविजुअल टू प्रोसेस इमोशन। इमोशंस आप सामने वाले के भी समझ सकते हो, खुद के भी बता सकते हो, वो हमारा राइट ऑप्शन है 41 यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42। 42 हमारा क्या है, कौन सी पालन पोषण शैली बच्चों के लिए सकारात्मक भावनात्मक संदर्भ बनाती है? विच पेरेंटिंग स्टाइल क्रिएट अ पॉजिटिव इमोशनल कंटेक्स्ट फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल है वो आपको बताना। पेरेंटिंग स्टाइल से क्वेश्चन है, सकारात्मक भावनात्मक पॉजिटिव इमोशनल कंटेक्स्ट किसमें है? फर्स्ट इज द वार्म इन्वॉल्व पेरेंटिंग, तो बिल्कुल सौहार्द्र पालन पोषण है। सेकंड है ऑटोक्रेटिक तानाशाही, तानाशाही तो बिल्कुल भी नहीं बनाएगी इमोशनल कंटेक्स्ट। थर्ड है इनडिफरेंट पेरेंटिंग, ये भी नहीं, उदासीन, जहां पर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फोर्थ इज अनुमोदक पालन पोषण परमिसिव, ये भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या है हमारा, वार्म इन्वॉल्व पेरेंटिंग, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43,
बुद्धि के माप के रूप में आईक्यू, बुद्धि लब्धि, आईक्यू क्या होता है उसके बारे में है। आईक्यू एज ए मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, उससे क्वेश्चन है हमारा। तो का उपयोग उन बच्चों की पहचान करने के लिए किया जाना चाहिए जिन्हें पढ़ाया नहीं जा सकता? नहीं, अगर बच्चे का आईक्यू कितना भी कम है हम पढ़ाते हैं, हम ये नहीं कहते कि इनको वो नहीं पढ़ा सकते, इनको तो कुछ आएगा ही नहीं समझ में, नहीं हम पढ़ाते हैं फिर भी, राइट। तो हमारा ये वाला तो गलत है। सेकंड हमारा क्या है यहाँ पर, सेकंड है टोटली यूजलेस इन एजुकेशन सेटिंग, यूजलेस तो नहीं है, हम खुद पढ़ रहे हैं कि भाई आईक्यू क्या है उसके बारे में बात करें, पढ़ रहे हैं। थर्ड है शुड बी यूज कॉन्स्टली एंड अलोंग विद अदर टूल्स एज एन ऑब्जर्वेशन, ये हमारा करेक्ट है यहाँ पर कि भाई आईक्यू जो हम निकाल रहे हैं सिर्फ वो नहीं कि हमने वो देख लिया, आईक्यू चेंज भी हो सकता है, तो हमें आईक्यू के साथ साथ और भी मेथड्स यूज करने चाहिए, ऑब्जर्वेशन जो है वो भी हमें यहाँ पर जो है यूज करने चाहिए, ठीक है। फोर्थ है हमारा व्यक्ति की खुशी और सफलता का सटीक पूर्वानुमान है, इज एन एक्यूरेट प्रिडिक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल हैप्पीनेस एंड सक्सेस। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि भाई जो है यहाँ पर इंडिविजुअल की हैप्पीनेस सक्सेस नहीं मापते हम आईक्यू से, हम जो है आईक्यू लेवल उसका देख रहे हैं कि कितनी इंटेलिजेंस है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ इंटेलिजेंसी टूल पर नहीं बाकी अलग टूल्स के साथ साथ ऑब्जर्वेशन जो है वो भी हम यूज करेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, चाइल्ड डेवलपमेंट से है। तो चिल्ड्रन डेवलपमेंट, बच्चों का विकास आयु मानदंडों के अनुसार निर्धारित समय सारणी का सख्ती से पालन करना है। रिजिडली फॉलो सेट टाइम टेबल एज पर एज नॉर्म्स, नहीं, अगर हम सीधा टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो उससे डेवलपमेंट नहीं होगा। सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ये ठीक है, सोशल में भी होता है, कल्चरल कंटेक्स्ट में भी होता है, ये अभी के लिए हमारा ठीक है। बाकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। अपने पर्यावरण से बिल्कुल स्वतंत्र, इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का तो इफेक्ट पड़ता है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दो फैक्टर है जिससे बच्चों के डेवलपमेंट पर जो है मेजर इफेक्ट पड़ता है। फोर्थ है हमारा मूव्स इन ओनली वन डायरेक्शन फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, नहीं, हमने दो तरीके की डेवलपमेंट पढ़े हैं, इनवर्ड टू आउटवर्ड भी होता है एंड फ्रॉम द सेंटर टू आउटवर्ड्स भी होता है, ठीक है, इनवर्ड टू आउटवर्ड और अपर टू डाउन, ये दोनों तरीके से होता है हमारा। तो दो स्टाइल्स हैं, एक इस तरीके से होता है, एक इस तरीके से होता है, दोनों होते हैं हमारे पास, राइट। तो हमारा कौन सा है यहाँ पर कि जो बच्चों का विकास के लिए सेकंड स्टेटमेंट वो हमारी करेक्ट है। टेक्स प्लेस इन सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट, सोशल में भी होता है, कल्चरल कंटेक्स्ट में बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 हमारा किससे है, क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 45 है हमारा वो हमारा है यहाँ पर रिगार्डिंग द स्कूल प्रधानाचार्य की भूमिका और उत्तरदायित्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल प्रिंसिपल इज करेक्ट। तो स्कूल प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है एक प्रधानाचार्य को सभी पाठ्य पुस्तकें और परीक्षा पत्र स्वयं तैयार करने चाहिए, नहीं, हमारे पास पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग करो, स्वयं नहीं तैयार करनी है, तो ये हमारा गलत है। सेकंड है प्रधानाचार्य को समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों समुदायों को भी शामिल करना चाहिए, तो ये हमारा करेक्ट है कि भाई इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, तो यहाँ पर हम सबको इन्वॉल्व करें, पेरेंट्स को भी, स्टूडेंट को भी, कम्युनिटी को भी, ये हमारे यहाँ पर करेक्ट है। थर्ड और देख लेते हैं, ए प्रिंसिपल शुड स्टैंडर्डाइज द करिकुलम एंड पेडागोजी फॉर ऑल टीचर क्लासेस इरिस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये गलत है हमारा कि एक प्रधानाचार्य को सभी शिक्षकों और कक्षाओं के व्यक्तिगत मतभेदों को ध्यान में रखे बिना पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों को मान्यकृत बनाना चाहिए, नहीं, हमें देखना पड़ेगा कि बच्चे का लेवल क्या है और हम जो स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बना सकते, टीचर जो पढ़ा रहा है उसको बच्चों के बारे में पता है, बल्कि एनईपी कहते हैं हमें तो ऑटोनॉमी देनी है, बच्चा जो टीचर है वो अपने आप ही अपनी पेडागोजी चूज करेगा, वो यहाँ पर होना चाहिए, तो ये हमारा गलत है। फोर्थ है हमारा प्रिंसिपल शुड नॉट ऑब्जर्व एनी क्लासरूम एक्टिविटीज एंड लीव टीचिंग टू द टीचर्स, एक प्रधानाचार्य को कक्षा की किसी भी गतिविधि का निरीक्षण नहीं करना चाहिए और शिक्षक का कार्य शिक्षकों पर छोड़ देना चाहिए, नहीं, लर्निंग वर्क तो करनी है, गतिविधियां तो देखनी है टीचर सही पढ़ा रहे कि नहीं, उनका रिव्यू तो करना है, तो हमारा फोर्थ भी रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा यहाँ पर, सेकंड, प्रिंसिपल शुड इन्वॉल्व पेरेंट्स कम्युनिटी अलोंग विद टीचर्स फॉर द इंक्लूसिव एजुकेशन, ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं कम्युनिटी का भी इन्वॉल्व होना जरूरी है। हम क्या कर सकते हैं कि जैसे जो हम बात करें कि दिव्यांग को भी हम यहाँ पर ऐड करें बच्चों के साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ, तो दिव्यांग में जिन्होंने बहुत अच्छी पोजीशन हाई की हो, कोई कंपनी चला रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई मोटिवेशन, उनको हम लेकर आ सकते हैं कम्युनिटी के साथ, इस तरीके से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स का माइंडसेट भी चेंज करना जरूरी है कि भाई जब बच्चा जो है दिव्यांग के साथ आपका बच्चा पढ़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका भी माइंडसेट करना जो है चेंज यहाँ पर जरूरी है, तो वो भी यहाँ पर जरूरी है, तो पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, ना सिर्फ जो बच्चे डिसेबल हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, यानी कि जो दिव्यांग है सिर्फ उनके नहीं, जो नॉर्मल पेरेंट्स हैं उनके लिए माइंडसेट को चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर पेरेंट्स की जरूरत है, तो हमारा सेकंड जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है इसके लिए।
नेक्स्ट है हमारा 46। 46 क्या है? शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानदंड एनपीएसटी मुख्यतः क्या बताते हैं? तो व्हाट डू द नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर एनपीएसटी 20th सेंचुरी के अकॉर्डिंग, 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग जो भी नीड्स है टीचर की उसके बारे में बताना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, बहुत सारे मल्टीपल माइंड्स है उसके बारे में बताता है। तो ये बेसिकली बताता है कि एज अ टीचर आपसे क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है। तो शिक्षक निगरानी और मूल्यांकन, टीचर को मॉनिटरिंग करना, अप्रेजल करना नहीं, ये एनपीएसटी नहीं बताता है। प्रदर्शन मूल्यांकन के मानक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल अप्रोजल नहीं, ये भी नहीं बताता है। थर्ड है हमारा शिक्षकों से अपेक्षा उनकी भूमिका, ये बताता है कि एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी, आपका क्या रोल होना चाहिए, वो यहाँ पर बताता है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? करियर मैनेजमेंट नॉर्म्स फॉर अ टीचर, नहीं, कैरियर मैनेजमेंट नॉर्म्स भी नहीं बताता शिक्षकों के लिए कैरियर प्रबंधन मॉडल। तो ये बताता है ऑप्शन नंबर 3 कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं टीचर से, वो यहाँ पर बताता है। नेक्स्ट अगेन हमारे पास किससे है? एनपीएसटी से है। एनपीएसटी से हमारा क्या कहता है कि शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक, यानी कि अगेन जो एनपीएसटी है हमारा, वो यहाँ पर हमारा के दिशा निर्देश अर्जित दक्षताओं के आधार पर शिक्षकों के निम्नलिखित 3 स्तर निर्दिष्ट करते हैं। द गाइडलाइंस फॉर द of the NPST National Professional Standards for Teachers specify the following 3 levels of teacher on the basis of acquired preference. Beginner, apprentice and skill, ये नहीं है, शुरुआती, शिशु और कुशल। सेकंड हमारा प्रोफिशिएंट, एडवांस एंड एक्सपर्ट, ये होता है, ठीक है, ये है। जैसे हम कोई भी लेवल बात है ना, बिगिनर है, एडवांस है, एक्सपर्ट है, तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर प्रोफिशिएंट, एडवांस एंड एक्सपर्ट जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, प्रवीण, उन्नत और कुशल। थर्ड है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव, ये भी गलत है हमारा, रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिव। नोविंस, ट्रेनी एक्सपीरियंस, ये भी नहीं है हमारा। हमारा नो सखिया, प्रशिक्षु या वो भी नहीं, ये इज द बेस्ट ऑप्शन, प्रवीण, उन्नत और कुशल, प्रोफिशिएंस, एडवांस एंड एक्सपर्ट। सो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। स्कूल प्रधानाचार्य के लिए कौन सी नेतृत्व शैली सबसे प्रभावी है? नेतृत्व शैली, लीडरशिप स्टाइल कौन सा अच्छा है? व्हाट लीडरशिप स्टाइल इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर ए स्कूल प्रिंसिपल? वैसे तो अगर हम लीडरशिप स्टाइल की बात करें तो आपको डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन जो भी आपको बेस्ट लगती है उसके अकॉर्डिंग आप चूज करते हैं, बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या है। तानाशाही और कठोर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डिक्टेशनल तो होना ही नहीं है, रिजिड नहीं होना है। सेकंड, निरकुंश और अनन्य, यानी कि ऑटोक्रेटिक एंड इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो ये वाला गलत है। रिजिड भी नहीं होना चाहिए, ये गलत है। थर्ड है अलग और भाव शून्य, डिटैच्ड एंड अनइमोशनल। अनइमोशनल, इमोशनल तो होना पड़ेगा आपको, डिटैच नहीं हो सकते। आपके साथ जो है टीचर को कोई प्रॉब्लम है वो आपके साथ शेयर कर सके, इस लेवल का तो आपको होना पड़ेगा, तो ये भी गलत है। फोर्थ इज द करेक्ट, कोलैबोरेटिव, सहयोगात्मक, समावेशी। समावेशी भी है कि आप सबको इंक्लूड करके चल रहे हो, चाहे टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सभी यहाँ पर जो है टीचर्स है, पेरेंट्स है, सबको इंक्लूड कर रहे हो। कोलैबोरेशन है कि कोई भी आपके पास आ रहा है तो आप उसकी प्रॉब्लम को भी सोल्व कर पा रहे हैं टीचर्स की, और उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर जान रहे हो, तो एज अ टीम काम कर रहे हो। सो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा है? राइट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49। यहाँ पर यहाँ तक कितने आंसर्स आपके करेक्ट हो रहे हैं? प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। जब आप पूरा पेपर चेक कर ले तो प्लीज बताइएगा, इससे जो है कट ऑफ बनाने में आसानी होगी कि कितने आंसर्स आपने करेक्ट किए हैं, वो हमें आसानी से पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 49। जब कोई छात्र चिंता या अवसाद के लक्षण दिखाता है तो प्रधानाचार्य को चाहिए कि व्हेन ए स्टूडेंट शो साइन ऑफ एंजाइटी और डिप्रेशन, अगर किसी बच्चे में एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, तो प्रिंसिपल क्या करे? एकाग्रता की कमी के कारण ये छात्र को दंडित करे कि पनिश द स्टूडेंट फॉर द लैक ऑफ कंसंट्रेशन, नहीं, दंडित तो वैसे भी नहीं करना हमें, ना मेंटली ना फिजिकली। सेकंड, छात्रों को दूसरे स्कूल में स्थानांतरित कर दे, ट्रांसफर द स्टूडेंट टू द अनदर स्कूल, ये भी हमारा गलत है। थर्ड है इसे एक अस्थायी चरण के रूप में अनदेखा करे, इग्नोर इट एज अ टेम्परेरी फेज, की टेम्परेरी फेज है, अनदेखा नहीं कर सकते ना, हमारे पास काउंसलर किस लिए कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है उसको हम पता लगाएंगे ना, हमें क्या पता वो टेम्परेरी है परमानेंट है, हो सकता है वो स्थायी हो जाए, तो हमें तो यहाँ पर बच्चे की प्रॉब्लम को पता लगाना है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, टेम्परेरी फेज मानकर हम इग्नोर नहीं कर सकते। फोर्थ, फैसिलिटेट काउंसलिंग एंड सपोर्टिंग इंटरवेंशन, परामर्श और सहायक हस्तक्षेप की सुविधा प्रदान करें। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर 4। अगर बच्चा जो है एंजाइटी है, उसको किसी भी तरीके का डिप्रेशन है, तो हम पता लगाएंगे प्रॉब्लम क्या है, उसको काउंसलिंग करेंगे, उसका प्रॉब्लम पता लगाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, तो सपोर्टिंग इंटरवेंशन। यहाँ पर हमारा हो गया 49। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का
के लिए मानक निर्धारण निकाय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी फॉर द नेशनल असेसमेंट सेंटर? परख जो कि हमारी किसके तहत आती है? एनईपी 2020 में बात की गई है इसकी फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसके बारे में आपको बताना है कौन सी जो स्टैंडर्ड स्टैंडिंग बॉडी है किसके तहत आएगी हमारी? एनसीईआरटी, यूजीसी, इग्नू और सीबीएसई। तो ये हमारी आती है एनसीईआरटी के तहत। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल स्पेक्स है, ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एडमिन एंड फिनेंस। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो अगर आप पहली बार जुड़े तो मैं आपको बता दूं, स्टडी पोर्टल आपको प्रोवाइड करता है वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, हेडमास्टर जैसे एग्जाम की तैयारी करवाता है और आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, क्योंकि आपको यहाँ पर मिल जाते हैं हार्ड कॉपी नोट्स जो आप बाय कोरियर ऑर्डर कर सकते हैं। उसके लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर रहेगा 8447410108। इस पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, वहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वहां पर आपको लाइव कोर्सेज मिल जाते हैं, रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल हैं, सेपरेट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और जो है इंटरव्यू बैचेस भी अवेलेबल है। अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो उसके साथ आपको हार्ड कॉपी नोट्स भी मिल जाते हैं और टेस्ट सीरीज भी साथ में मिल जाते हैं, जो आपके लिए सबसे बेस्ट पैकेज है। इसके अलावा अगर आप बाई चांस इस बार ईएमआरएस का एग्जाम नहीं दे पाए या फिर आप जो है इस बार एलिजिबल नहीं थे, अगली बार के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जो एग्जाम में जो टाइम है वो बहुत कम मिलता है नोटिफिकेशन आने के बाद, और पहले से बहुत सारे कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे होते हैं। तो उसके लिए आपको जो है अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो उसके लिए अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो कोर्स पर जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। इसके अलावा केवीएस की वैकेंसी है ओपन की, एनवीएस की ओपन वैकेंसी है और जो है केवीएस की एलडीसी भी आ चुकी है, जिसके लिए भी फॉर्म भरने स्टार्ट हुए 12 दिसंबर से 26 दिसंबर तक रहेंगे। तो अगर आप उसके लिए एलिजिबल है तो वो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और उसके लिए भी हमारे पास लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल है। टीयर 1 के लिए, टीयर 1 टीयर 2 के लिए, कंप्लीट सिलेबस के लिए सभी बैचेस अवेलेबल है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस को स्टार्ट करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा, कौन सा शैक्षणिक मॉडल विद्यार्थियों को विभिन्न दृष्टिकोणों से समस्याओं को देखने में सहायता करने के लिए सादृश्य और रूपकों का उपयोग करके रचनात्मक और नवाचार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? Which educational model focuses on the fostering creativity and innovation by using analogies and the metaphors to help students view problems from the different perspective? ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कौन सा मॉडल है, तो ये हमारा कौन सा है? सिनेप्टिक्स मॉडल है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय सिविल सेवाओं के समूह कै की नियुक्ति करने की शक्ति सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी के पास निहित है? द पावर टू मेक अपॉइंटमेंट्स टू द सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए पोस्ट इज जनरली वेस्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके पास है यहाँ पर वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आपने सीसीए रूल्स पढ़े हैं तो उसका जो रूल नंबर 5 है बात करता है इसके बारे में, तो वो किसके पास पावर है? एचओडी, अकाउंटेंट जनरल, एचओ या प्रेसिडेंट? तो हमारे पास है प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंटमेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक तर्क संगत निर्णय लेने का चरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन रेशनल डिसीजन मेकिंग? रेशनल डिसीजन मेकिंग में आप क्या करते हैं? पहले प्रॉब्लम का कॉज पता करते हैं, क्या प्रॉब्लम है उसको एनालिसिस करते हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, पहले कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था जो हम यहाँ पर अपना सकते हैं, या जो है कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए हमने पहले से, वो सब चीजें अप्लाई करते हैं। तो डेलीगेशन डिसीजन मेकिंग ये नहीं करते, अब डेलीगेट नहीं करते हैं। निर्णय का कार्यान्वयन करना जो है इंप्लीमेंटिंग द डिसीजन, ये करेक्ट है। एनालाइजिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, एक प्रॉब्लम की क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो देखते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हमारे करेक्ट है। कौन सा करेक्ट नहीं है क्योंकि चरण नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा डेलीगेटिंग डिसीजन मेकिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, सूचना का अधिकार आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन को सही लोक प्राधिकारी को कितने दिनों के भीतर हस्तांतरित किया जाता है? ट्रांसफर ऑफ द एप्लीकेशन अंडर द आरटीआई एक्ट 2005 टू द करेक्ट पब्लिक अथॉरिटी शैल बी मेड विद इन हाउ मेनी डेज? तो आपको पता है आरटीआई की इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है? आरटीआई के तहत हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है पीआईओ, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। और अगर आप जो है रिक्वेस्ट जो देते हो, अगर वो आपने दी है एपीआईओ के तहत, असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के तहत दिए, तो आपका आंसर क्या है सीधा कि
कि 5 दिन और एक्स्ट्रा लगते हैं ना, तो यहाँ पर हमारे पास 5 डेज का है, सेकंड ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन हमारा 5 डेज। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन मैंने आपको क्रैश कोर्स में भी करवाए थे, और जो हम लाइव बैच करते तो वहां पर भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको याद रखने हैं, वही सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो है एलटीसी से है। भारत सरकार का सचिव गृह नगर छुट्टी यात्रा रियासत का लाभ लेने के लिए गृह नगर के संबंध में अपनी घोषणा किसको भेजेगा? टू होम विल द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्युनिकेट हिज डिक्लेरेशन रिगार्डिंग होम टाउन फॉर अवेलिंग होम टाउन एलटीसी। अगर आपको होम टाउन एलटीसी लेनी है तो उसके लिए जो आपका होम टाउन डिक्लेरेशन है वो किसको भेजोगे? लेखाधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव, यानी कि अकाउंट्स ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी। राइट ऑप्शन इज अकाउंट्स ऑफिसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा लेखाधिकारी, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का बजट प्रभार समय समय पर बजट अनुमान तैयार करने के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा? बजट डिवीजन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री शैल इशू गाइडलाइंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट्स फ्रॉम दी जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो बजट डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के तहत आता है, और ये हमारा रहता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत। वैसे भी आपको पता होना चाहिए पैसों से लेन देन, पैसों से लेन देन है तो कहाँ आएगा हमारे पास, कहाँ पर हमारे पास दिखेगा, कौन सी मिनिस्ट्री संभालेगी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी नहीं। राइट ऑप्शन हमारा क्या है? वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार सरकार के लेखों को जो है 3 भागों में रखा जाता है, निम्नलिखित में से कौन से लेखों का भाग नहीं है? द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एज पर जनरल फाइनेंशियल रूल शैल बी केप्ट इन 3 पार्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स जो है हमारा जीएफआर का क्वेश्चन है। जीएफआर में हमारा चैप्टर 1 में डेफिनेशंस भी है और पूरा एक हमारे पास चैप्टर भी अकाउंट्स में। तो कितने अकाउंट्स होते हैं हमारे पास? 3 अकाउंट्स होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स। तो वो हमें देख लेते हैं कि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, पब्लिक अकाउंट है। कौन सा नहीं होता है? मेजर एड नहीं होता। मेजर एड तो हमें बताता है कौन सी स्कीम है, क्या है, किस तरीके की ट्रांजैक्शन है, वो हमें बताता है, लेकिन कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट ये हमारे जो है अकाउंट है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा नहीं है? मेजर हेड, सेकंड ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास आईसीटी का विस्तारित रूप। कितने आसान सा क्वेश्चन है। आईसीटी की डेफिनेशन फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है कि आईसीटी क्या होता है। आईसीटी क्या है? औद्योगिक कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, बुद्धिमान संचार प्रौद्योगिकी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, इंडस्ट्रियल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। राइट ऑप्शन इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा भारतीय न्याय संहिता बीएनएस द्वारा निम्नलिखित में से किस दंड कानून को प्रस्तावित किया गया है? तो किसका नेम चेंज किया गया था अभी? भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। तो किसका किया गया था? आईपीसी धारा जो हम बोलते हैं उसका, इंडियन पिनल कोड। तो हमारा राइट ऑप्शन है आईपीसी। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या है? नेतृत्व की कौन सी शैली शिक्षकों को निर्णय लेने और पाठ्यक्रम पाठशाला की दिशा तय करने में भाग लेने हेतु सशक्त करती है? विच लीडरशिप स्टाइल एम्पावर्स टीचर्स टू मेक डिसीजंस एंड पार्टिसिपेट इन गिविंग डायरेक्शन टू? ऐसी लीडरशिप आपको बतानी है जहां पर आप टीचर्स को एम्पावर करते हो, डिसीजन ले सके, पार्टिसिपेट कर सके डायरेक्शंस देने में, तो वो कौन सी है? ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक तो नहीं होती है, वहां तो आप ही लीडर हो। सेकंड इज द डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक भी नहीं है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, जहां पर परिवर्तनकारी, जहां पर आप कोई ट्रांसफॉर्म लेकर आ रहे हो, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म लेकर आ रहे हो, जहां पर आप टीचर को ऐसा बना रहे हो कि वो जो है डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके, वो यहाँ पर डिसीजन ले सके, डायरेक्शंस प्रोवाइड करने में हेल्प कर सके। तो जहां पर आप पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहे हो किसी में, उसके अकॉर्डिंग आप लीडरशिप करो, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 61, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में प्रयुक्त होने वाला आईसीटी साधन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईसीटी टूल? आईसीटी टूल कौन सा नहीं है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी डिजिटल टूल्स हैं वो हमारे होंगे। तो सोशल मीडिया डिजिटल है, बिल्कुल है जी। टेक्स्ट बुक्स हमारी नहीं, ये ट्रेडिशनल मेथड है, टेक्स्ट बुक्स नहीं है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये हमारे पास एलएमएस एजुकेशन एप्स हैं, वो भी हमारे पास। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 62, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को औपचारिक रूप से लागू हुआ? पॉक्सो का क्वेश्चन जनरल में दे रखा है, जनरल का क्वेश्चन बॉक्सो में है, बताइए आंसर। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन फॉर्मली इंप्लीमेंटेड? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950। आई होप ये तो सबने ही करेक्ट किया होगा। 26 जनवरी 1950
नेक्स्ट हम बात करते हैं 63 सीसीएसएमए नियमों के अनुसार कोई बालक निम्नलिखित में से कितनी आयु तक महिला अस्पताल में इलाज का अधिकारी है। यहाँ पर एज पर द सीएसएमए सेंट्रल सिविल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल ए मेल चाइल्ड इज एलिजिबल फॉर ट्रीटमेंट इन ए वुमेन हॉस्पिटल अप टू द विच ऑफ द फॉलोइंग एज। तो ये हमने पढ़ा है कि 6 साल से कम उम्र का बच्चा जो है किसी भी वुमेन रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में जो है ट्रीटमेंट ले सकता है। तो 6 इयर्स यहाँ पर है, हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन हमारा जो है सीएसएमए से है। तो सीएसएमए यानी कि जो है हमारे सेंट्रल मेडिकल अटेंडेंस रूल नियमों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी कर्मचारी के परिवार का सदस्य होने से सुविधाओं में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिजिबल फैमिली मेंबर ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर कंसेशन अंडर द सीएसएमए। तो सबसे पहले तो हम डिपेंडेंसी देख लेते हैं, अगर डिपेंडेंट है तो वो तो हमारे पास है ही नहीं। तो 32 वर्ष की आयु की निर्भर जो है अविवाहित जो है डॉटर, डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर एज, तो डिपेंडेंट ये वाली डिपेंडेंट है तो ये हमारी हो सकती है। सेकंड हम बात करते हैं डिपेंडेंट डिवोर्स सिस्टम, ये भी डिपेंडेंट है। थर्ड है अर्निंग अनमैरिड डॉटर, अर्निंग है ये जो है इंडिपेंडेंट है, ये अर्निंग कर रही है तो ये हमारी क्या है, ये जो है कवर नहीं होगी, क्योंकि जब आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, जब आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे तो आपकी यहाँ पर पॉलिसी में हम कवर नहीं करते हैं। जब तक गवर्नमेंट सर्वेंट पर कोई डिपेंडेंट है तो हम कवर करते हैं। फोर्थ है माइनर ब्रदर, तो ब्रदर को हम माइनर तक कवर करते हैं। डॉटर जो है हमारी वो अनमैरिड या सिस्टर है अनमैरिड, हम जब तक है वो हम कवर करते हैं। बाय चांस विडो है, डिवोर्स बिना एज लिमिट वो हम कवर करते हैं। तो अगर 32 की भी है अनमैरिड है तो कवर होगी क्योंकि डिपेंडेंट है। सेकंड हमारा डिवोर्स सिस्टर है डिपेंडेंट है तो कवर होगी। माइनर ब्रदर कवर होगा, क्या कवर नहीं होगा, अर्निंग अनमैरिड डॉटर जो है वो कवर नहीं होगी क्योंकि वो फाइनेंशियली जो है हमारी इंडिपेंडेंट है। कमाऊ अविवाहित पुत्री, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय सिविल सेवा छुट्टी अधिनियम 1972 निम्नलिखित में से किस नियम संकलन में निहित है। द सीसीएस लीव रूल्स 1972 आर कंटेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाइलेशन। तो ये तो आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा कि ये कहाँ है, ये तो हमने अलग से रूल पढ़े हैं। तो मैंने आपको बताया जब भी हम रूल्स पढ़ते हैं कि हमारे पास FR/SR में ही सारे रूल है जो हम पढ़ रहे हैं, वो हमारी फंडामेंटल रूल सप्लीमेंट्री रूल का ही पार्ट है। और मैंने आपको एक टेबल भी बताई थी कि ये कौन से रूल्स हैं जो हमारे पास FR का पार्ट है, कौन से रूल हमारे SR का पार्ट है। तो लीव्स हमारे पास कहाँ आते हैं, FR का पार्ट है, जो हमारा जो है मूल नियम सामान्य FR फंडामेंटल रूल जो है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। GFR का पार्ट है नहीं, GFR अपने आप में अलग से रूल है फाइनेंशियल के लिए। CCA जो है हमारे पास अलग से रूल्स है सर्विस कंडीशन के लिए। सप्लीमेंट्री रूल्स में हमारे पास वही रूल है जो हमारे पास FR में नहीं थे, उसके और डिटेल में हमारे पास। तो FR है इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास 66 किसी सरकारी कर्मचारी की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में सरकारी दौरे पर रेल यात्रा की पात्रता हेतु न्यूनतम वेतन जो मैट्रिक्स है सदर है क्या है। व्हाट इज द मिनिमम पे लेवल इन द पे मैट्रिक्स फॉर द एंटाइटलमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू ट्रेवल बाय AC फर्स्ट ऑन गवर्नमेंट टूर बाय द ट्रेन। मैंने आपको बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और जब अलाउंस से क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमारी क्या रहती है कि जो ट्रेवल अलाउंस है DTA है वहां से सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं। तो जब हम क्वेश्चन की बात करें तो मैंने आपको बोला था कि आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी लिमिट पर क्या रहता है। और यहाँ पर बहुत ही आसान लेवल है उस क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ पर कोई पे स्केल नहीं दी गई, कुछ नहीं दिया गया, आपसे सीधा पूछा गया है कि कौन सी एंटाइटल है जहां पर AC फर्स्ट मिलता है। तो AC फर्स्ट हमें मिलता है 12 एंड अबव पर, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा सरकारी कर्मचारी की सेवा की सामान्य शर्तें निम्नलिखित में से किस नियमावली में निहित हैं। तो जो जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस है, तो मैं जब भी हम रूल्स पढ़ते हैं मैंने आपको बताया कि जहां पर सर्विस कंडीशंस रूल होंगे वो मान्य होंगे, जहां पर नहीं है तो हमारे पास क्या है CCA रूल्स है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सामान्य जनरल फाइनेंशियल रूल नहीं है क्योंकि वहां पर फाइनेंशियल की रिगार्डिंग है, फंडामेंटल रूल्स भी नहीं है, सप्लीमेंट्री रूल्स भी नहीं है। राइट ऑप्शन इज CCA रूल्स। इनको हम बोलते हैं जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स। किसने बनाए थे, प्रेसिडेंट ने बनाए थे। कहां से पावर मिली, आर्टिकल 309 से पढ़ी। जब हम CCA पढ़ते हैं उसके स्टार्टिंग में ही हम ये चीजें पढ़ते हैं। तो ये राइट ऑप्शन। किसी सरकारी कर्मचारी को किसी भी प्रकार की कितनी अधिकतम सतत छुट्टी प्रदान करने की जाती है। ये हमारा जो है रूल नंबर 12 में दिया गया है CC लीव के, कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटिन्यूअस लीव ऑफ एनी काइंड दैट कैन बी ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट। कितने टाइम की हम लंबी छुट्टी दे सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को, 5 साल। 5 साल के बाद जो है अगर एम्प्लॉय नहीं आता है तो हम मान लेंगे डीम टू बी रिजाइन। तो 6 मंथ्स भी नहीं है, 30 डेज भी नहीं है, 300 डेज भी नहीं है, 5 ईयर्स है। 5 ईयर्स द राइट ऑप्शन। LPR पे अगर कोई एम्प्लॉय EL लेना चाहता है तो हम 300 दे सकते हैं, बट यहाँ पर कुछ नहीं है, कंडीशन सिंप्लीफाई है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, 5 ईयर्स है, 5 साल, ऑप्शन नंबर 4 है।
नेक्स्ट है हमारा 69, किसी सरकारी कर्मचारी की दौरे पर हवाई यात्रा की पात्रता हेतु न्यूनतम वेतन मैट्रिक स्तर क्या है? एयर कहां पर जो है वो बाय एयर एंटाइटल होगा। व्हाट इज द मिनिमम पे लेवल इन द पे मैट्रिक्स फॉर ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू बी एलिजिबल फॉर एयर ट्रैवल ऑन द टूर? एयर ट्रैवल हमने पढ़ा था कि जब 7th पे कमीशन आया उसमें चेंज हुआ था। पहले क्या होता था, 6 पे कमीशन में 9th एंड अबोव को मिलता था बाय एयर, और 7th में क्या हुआ था, जस्ट ये हो गया था कि 6th एंड अबोव को मिलने लगा, राइट। तो 6 एंड अबोव हमारा कहां है, ऑप्शन नंबर 3 है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70, यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के परिवार की परिभाषा में सामान्यतः कितने बच्चे सम्मिलित हैं? हाउ मेनी चिल्ड्रन आर नॉर्मली इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फैमिली ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रैवलिंग अलाउंस? कितने देते हैं हम देते हैं सिर्फ 2 चिल्ड्रन। बहुत सारी जो भी लिमिट्स हमारे पास वहां पर 2 चिल्ड्रन है, तो यहाँ पर भी 2 है हमारे पास, केवल 2, ओनली 2 जो है सेकेंड ऑप्शन ही हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 71, केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली के अंतर्गत किसी सरकारी कर्मचारी के लिए खेल संघ या खेल परिसंघ में एक अवधि के लिए निर्वाचित पद धारण करने हेतु विविध समय सीमा क्या है? व्हाट इज द टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब अंडर सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स फॉर ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू होल्ड एन इलेक्टेड पोस्ट इन ए स्पोर्ट्स एसोसिएशन और स्पोर्ट फेडरेशन फॉर 1 टर्म? 1 टर्म में कितना ले सकता है? हमने रूल्स में पढ़ा है, हमने यहाँ पर पढ़ा है, बात की है सीसीएस कंडक्ट रूल्स में कि अगर आप जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एमेच्योर यानी कि शौकिया तौर पर आप पार्टिसिपेट करते हो तो कर सकते हो, इवन आप पोस्ट भी होल्ड कर सकते हो। कितना? या तो 1 टर्म होगा या फिर हमारे पास मैक्सिमम ईयर होगा, तो कितना होगा? 4 इयर्स होगा। 4 इयर्स हमारे पास कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है 72, पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के लिए विविध अधिकतम आयु सीमा क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट प्रेस्क्राइब फॉर द चेयरमैन ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी टू होल्ड द ऑफिस? इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए, जैसे हमारे पास आरटीए में भी है, वहां पर भी डिफरेंट पोस्ट है, ठीक है, जैसे सीआईसी है, आईसी है, तो 65 होता है जनरली, क्योंकि जो रिटायरमेंट की एज है सुपर एनुएशन वो हमारी 60, उसके बाद ऐसी पोस्ट मिलती है तो 65 जनरली होता है। इन केस अगर कोई क्वेश्चन में ना भी आए, इस तरीके का क्वेश्चन मिले, तो 65 आप जो है गेस कर सकते हैं, बहुत बार आपका सही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या है? 65 है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है 73, चल और अचल संपत्तियों के लेन देन के संबंध में सरकारी कर्मचारी को अनुमति प्रदान करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली 1964 के अंतर्गत विहित समय सीमा क्या है? व्हाट इज द टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब अंडर सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 फॉर द ग्रांट ऑफ परमिशन टू गवर्नमेंट सर्वेंट इन रिलेशन टू ट्रांजेक्शन इन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी? मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको सीसीएस कंडक्ट रूल करवाया था, तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसका क्वेश्चन है। अगर आपने ये फाइंड कर लिया सीसीएस कंडक्ट रूल का क्वेश्चन है, तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर क्या होती है, 30 डेज होता है। 2 एक्सेप्शन है, वो हमें एक्सेप्शन याद रखनी है, प्रॉपर्टी आउट ऑफ इंडिया और जो है हमारा रेडियो प्रेस के केस में, वहां पर हमारे पास 2 एक्सेप्शन है, बाकी हमारा 30 डेज है। यहाँ पर तो खुद ही मेंशन करके दिया है कि भाई सीसीएस कंडक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, तो सीसीएस कंडक्ट रूल्स है, तो हमारा आंसर कितना है? 30 डेज है। ऑप्शन नंबर 4 30 डेज जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय सिविल सेवाएं सीसीए नियमावली 1965 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी लघु शास्ति नहीं है? Which of the following is not a minor penalty as per the CCA rules? माइनर पेनल्टी हमारे पास कितनी है? 4 माइनर पेनल्टी है, तो कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी दी गई है? विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे, ये है माइनर पेनल्टी। विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन, ये भी है, पदोन्नति रोकना। सेवा से हटाना नहीं, ये हमारी क्या है? रिमूवल, डिसमिसल, कंपल्सरी रिटायरमेंट, ये सब हमारे पास क्या है? मेजर पेनल्टी है। सेंश्योर जो है वो हमारी है, तो नॉट अ माइनर पेनल्टी पूछा गया है, सेंश्योर है। इसी क्वेश्चन को अगर ये पूछा जाए कि मेजर पेनल्टी जो है कौन सी माइनर पेनल्टी है, तो कोई भी हमारा आंसर सेंश्योर होगा। यहाँ पर नहीं है तो भी है, अगर पूछा जाए कि माइनर पेनल्टी है तो भी हमारा आंसर होगा, क्योंकि विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट प्रमोशन ये हमारी मेजर पेनल्टी भी आती है। बस किसका फर्क होता है? हमने पढ़ा है क्यूमुलेटिव का फर्क होता है। अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो माइनर है, अगर क्यूमुलेटिव है तो मेजर है। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, अगर सीधा लिख दिया जाए कि माइनर पेनल्टी बताओ कौन सी है, तो हमारा कौन सा है यहाँ पर? सॉरी, आंसर तो ये है ना हमारा, रिमूवल फ्रॉम द सर्विस, ऑप्शन 3, तो नॉट ए माइनर पेनल्टी। और अगर ये पूछा जाए कि कौन सी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेंश्योर हो जाएगा, क्योंकि उस स्टेट में भी हमारा ये करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 75, तो ये वाला हमारा ऑप्शन 3, रिमूवल फ्रॉम द सर्विस मेजर पेनल्टी है।
75 है हमारा अंशदायी भविष्य निधि में शामिल होते समय एक अभिदाता निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी के माध्यम से लेखाधिकारी को नामांकन भेज सकता है? सब्सक्राइबर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग सीपीएफ कैन सेंड ए नॉमिनेशन टू द अकाउंट ऑफिसर थ्रू द विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज? तो एचओडी है, एचओ है, यह हमारा सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्टर है, द मिनिस्ट्री कंसर्न है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? एचओ। हमने पढ़ा है कि एचओ को भेजी जाती है, एचओ आगे अकाउंट ऑफिसर को भेजता है, और अगर एम्प्लॉय जीवित है तो जब तक अकाउंट ऑफिसर को नहीं जाएगी तब तक नॉमिनेशन चेंज नहीं होगा। इन केस एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो जिस दिन एचओ को मिल गया वहीं से हमारा नॉमिनेशन चेंज माना जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहां पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भत्ता आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत वेतन का हिस्सा नहीं है? इसमें आप मुझे बताएंगे कि विच ऑप्शन इज करेक्ट है, विच ऑप्शन इज करेक्ट है। तो इसमें दिया गया है यूनिफॉर्म अलाउंस है, सब्सिस्टेंस अलाउंस है, डीएनएस अलाउंस है, कॉम्पनसेटरी अलाउंस है। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो हमारा सारा ही सैलरी का पार्ट होता है, सैलरी जो आपको मिलती है, पर्क्स आपको मिलते हैं, वो आपको मिलते हैं। फिर भी अगर हम इसमें चूज करें तो यहाँ पर हमारा जो है यूनिफॉर्म अलाउंस जो है वो हो सकता है। तो ये मैं यहाँ पर आपको श्योरिटी वाला आंसर नहीं दूंगी, तो ये वाला आप क्वेश्चन अभी के लिए स्किप कर सकते हैं। आई विल चेक एंड विल लेट यू नो कि श्योर वाला आंसर इसका क्या होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर भी हमारी सैलरी सब्सिस्टेंस अलाउंस है एक तरीके से हम कह सकते हैं, बट इसमें भी हमारा इनकम टैक्स तो डिडक्ट होता है, सैलरी मिल रही है उस टाइम पर। कॉम्पनसेटरी अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, डीएनएस अलाउंस, ये तो हमारे पास अलाउंस होते ही हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। आयकर अधिनियम 1961 निम्नलिखित में से किस तिथि में अस्तित्व में आया? द इनकम टैक्स 1961 केम इनटू एग्जिस्टेंस विद इफेक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? किस डेट को है इनकम टैक्स? हमने पढ़ा था, हालांकि 1961 तो हमारा खत्म हो चुका, अभी हमारे पास नए रूल्स हैं, तो हमारा कब से लागू होगा? हालांकि हमने पढ़ा है, अगर आपको बाई चांस नहीं पढ़ा तो आपको क्या ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है? हमारे लागू कब से होंगे? फाइनेंशियल ईयर से लागू होंगे। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। 1961 में आए तो फाइनेंशियल ईयर जो नेक्स्ट आएगा उससे लागू होंगे 1962 से। तो 1 अप्रैल 1962 ये हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 78 छुट्टी यात्रा रियासत का लाभ लेने के लिए यात्रा की तिथि पर पूरी की गई निरंतर सेवा की न्यूनतम अवधि क्या है? What is the minimum period of continuous service to be completed on the date of journey for availing of LTC? अगर आप LTC अवेल करना चाहते हैं तो सबसे पहले मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? आपकी कम से कम 1 साल की सर्विस होनी चाहिए, राइट? तो 1 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए, तो 1 साल हमारा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ है 1 ईयर, तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति के पीठासीन अधिकारी के पद पर बने रहने की अधिकतम विहित अवधि क्या है? What is the maximum period prescribed under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013 for presiding officer of the Internal Complaint Committee to hold the office? तो हमें पता है कि पोस्ट एक्ट के तहत जो है 2 कमेटी बनती है, एक लोकल कमेटी जहां पर लेस देन 10 एम्प्लॉय है, जहां पर 10 या उससे ज्यादा है वहां पर हम क्या बनाते हैं? इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाते हैं। और जहां पर भी हमारी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाती है उसका हेड कौन होता है? प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है, जो कि सीनियर लेवल पे कोई विमेन होती है। और कितने टाइम तक रहता है? 3 इयर्स के लिए उसकी पोस्ट रहती है, तो 3 इयर्स। सेकेंड ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस राशि पर सरकारी क्रेता जैम पोर्टल पर उपलब्ध आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से प्रत्यक्ष ऑनलाइन खरीद के लिए अपेक्षित गुणवत्ता विनिर्देश और वितरण अवधि के अनुरूप जैम पोर्टल का उपयोग कर सकेंगे? अप टू विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट जैम पोर्टल शैल बी यूटिलाइज्ड बाय गवर्नमेंट बायर्स फॉर डायरेक्ट ऑनलाइन परचेजेस थ्रू एनी ऑफ द अवेलेबल सप्लायर्स ऑन जैम पोर्टल मैचिंग द रिक्विजिट क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड डिलीवरी पीरियड? तो जब भी हम कोई भी पोर्टल से परचेज करते हैं हमारे पास 3 लिमिट है। यहाँ पर पूछी गई है डायरेक्ट की, कि डायरेक्ट ऑनलाइन परचेजिंग हम कब करते हैं? हमारे पास 3 लिमिट है। फर्स्ट होती है डायरेक्ट, जो हमारे पास कितनी होती है? अप टू 50,000 होती है। सेकंड हमारे पास होती है 2 मेथड, जिसमें हम कम से कम 3 सप्लायर को जो है हम कंपैरिजन करते हैं, या हम बिडिंग यूज करते हैं, या रिवर्स ऑक्शन करते हैं। वो होती है हमारी 50,000 से लेकर हमारे पास 10 लाख तक की। थर्ड होती है हमारे पास अबव 10 लाख, जो हमारे पास होती है ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन हम उसमें यूज करते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट में भी जो हम परचेजिंग करते हैं हम देखते हैं हमारी क्वालिटी, क्वांटिटी, स्पेसिफिकेशन, डिलीवरी पीरियड सब मैच हो रहा है, तब हम परचेज करते हैं। तो आंसर इज 50,000। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट है।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने एडमिन एंड फाइनेंस का जो सेक्शन है वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो आपके कितने आंसर बनने हैं प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और अगर आप जो है क्लासेस के साथ जुड़े हैं तो क्या आपको हेल्प मिली, या अगर आपने क्रैश कोर्स भी देखा था तो क्या आपको हेल्प मिली, वो भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर। तो अगर आपका स्कोर हमें मिल जाएगा तो जो है कट ऑफ बनानी आसान हो जाएगी, तो वो हम देखेंगे क्या कट ऑफ जा रही है यहाँ पर। क्योंकि पेपर मुझे पर्सनली बहुत ईजी लगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी है यहाँ पर, जैसे साइकोलॉजी है, एडमिन एंड फाइनेंस में भी डायरेक्टली जो क्वेश्चंस है वो यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं हमारा हिंदी एंड इंग्लिश जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है वो हम यहाँ पर डिस्कस करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सकेगी। इससे पहले हमने एक जो है लाइव 3 क्लासेस का क्रैश कोर्स किया था, अगर आपने जाकर नहीं देखा है तो वो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उससे आपके काफी आंसर्स यहाँ पर जो है मैच हो रहे हैं। अगर आपने वो क्लासेस देखी थी तो आई होप उससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी। काफी बच्चों के मैसेज भी आए थे कि उस क्लास से बहुत हेल्प मिली, तो आपको हेल्प मिली कि नहीं वो भी आप बता सकते हैं। अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं केवीएस एनवीएस हमारे सभी के लिए अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम टीयर 1 टीयर 2 सभी के लिए, वो आप जो है हमें ऑर्डर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। इसके अलावा आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे स्टडी पोर्टल अकेडमी, जहां पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाते हैं केवीएस एलडीसी के लिए भी, ओपन के लिए भी और एमआरएस के लिए भी, चाहे वो पोस्ट प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो, असिस्टेंट कमिश्नर, हेडमास्टर, सभी के लिए लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल है। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो है हार्ड कॉपी नोट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कोर्स परचेज करते हैं उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, हार्ड कॉपी नोट्स जो है वो भी आपको मिल जाते हैं। तो अभी अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं संडे, तो आपको जो है कूपन कोड के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा 2000 रुपए तक का ऑफ, ये आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने लैंग्वेज सेक्शन की ओर। हम तो लैंग्वेज सेक्शन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है जर्नल इंग्लिश। तो इंग्लिश हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 जो है हमारा, वो यहाँ पर क्या कहता है, चूज द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस, देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। ये हमारी एक जो है एडियम है, तो यहाँ पर आता है देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन विच ऑफ द इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आई डिड नॉट टर्न आउट लाइक आई इंटेंडेड। दो सेंटेंस है, आई इंटेंडेड, आई डिड नॉट टर्न आउट। तो दोनों सेंटेंस को मिलाने के लिए लाइक किसके लिए यूज हो रहा है, कंजक्शन की तरह यूज हो रहा है, जोड़ने के लिए। तो फोर्थ हमारा जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं। चूज द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स विद ए सुइटेबल आर्टिकल इफ रिक्वायर्ड इन द गिवन सेंटेंस। राम वेंट टू डैश हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड। तो जो जनरली पर्पस है कि हॉस्पिटल में मिलने गया है, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। थर्ड, चूज द वर्ड विच इज नियरली अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जेन्युइन। जेन्युइन का होता है जो फ्रेंडली नेचर का हो, इस तरीके का पर्सन। तो अपोजिट पूछा है हमारे पास, तो अपोजिट हमारे पास क्या है, अनफ्रेंडली। ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारे पास वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85 हमारा क्या कहता है, चूज द ऑप्शन विच इज नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। हमारे पास क्या है, डिसइंटेंडेड। तो हमें बताना है कि मीनिंग जो है हमारा नियर बाय, तो वो हमारा राइट वर्ड है ब्लोटेड। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। 86, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम यूज इन द गिवन सेंटेंस। तो इडियम हमारी क्या दी गई है, हंग फायर दी गई है। वी एक्सपेक्टेड ए फेवरेबल डिसीजन बट द कमेटी हंग फायर। तो वैसे भी आपको पता चला, अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा क्या है ना, कि वी एक्सपेक्टेड ए फेवरेबल डिसीजन बट द कमेटी हंग फायर। कि भाई हंग फायर का मतलब होता है कि लटका दिया, हंग फायर क्या लटका दिया, राइट। तो इस तरीके से जहां पर आपका जो डिसीजन है वो लेट आ रहा है, डिले कर दिया गया, वो है यहाँ पर सो पोस्टपोन द डिसीजन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस हैज बीन करेक्टली चेंज द गिवन सेंटेंस। आपको बताना है कौन सा वॉइस जो है यहाँ पर करेक्ट है। अकबर लाफ्ड एट बीरबल जो है एंटिक्स एंड डिड नॉट एग्री टू हिज प्रपोजल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, लाफ्ड है, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, वाजवर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिड नॉट एग्री है, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा नॉट एग्री टू, यहाँ पर आ रहा है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। Identify the clause of underlined words in which of the following sentence I went to the place where I could find him। जहां पर मैं उसको जो पता कर पाता था, जहां पर मैं उसको जो है फाइंड कर पा रहा था, उस प्लेस पर गया। तो इस प्लेस के बारे में बताया जा रहा है, इसकी विशेषता बताई जा रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या है, एडजेक्टिव है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द ऑप्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग जंबल्ड ग्रुप ऑफ वर्ड कैन बी करेक्टली रीअरेंज्ड टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। Only once he repeated the whole accuracy after he poem with perfect had read it। तो कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पर, so he repeated the whole, ठीक है,
poem with perfect accurately after he had read it only once, ये यहां पर बनेगा। सो राइट ऑप्शन इज BDCEA, ये यहां पर हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। वन ऑफ दी पार्ट्स ऑफ दी फॉलोइंग सेंटेंस मे और मे नॉट हैव द एरर, आपको बताना है कि अगर इसमें एरर है तो वो नहीं है तो फिर नो एरर हमें बताना है, राइट। सो दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स दैट आर वर्थ रीडिंग, दिस इज ओनली वन ऑफ हिज पोएम, एक पोएम की बात हो रही है और यहाँ पर हमारा क्या है, आर है, बहुवचन है, हमें क्या यूज करना है, हमें एक वचन यूज करना है, इज हम यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे, तो ये हमारे यहाँ पर एरर है इस आर में, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो यहाँ पर, ठीक है। नाउ द लास्ट टाइम क्वेश्चन ऑफ द हिंदी सेक्शन, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में हिंदी के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले है दुर्जन शब्द का जो है संधि विदेश आपको बताना है, दुर्जन, दू जमा जन, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट, दू जमा जन, ये वाला करेक्ट है। सेकंड है पानी पीकर घर पूछना, मुहावरा है, पानी पीकर घर पूछना, पानी पीकर जात पूछना, ये वर्ड होता है बेसिकली, तो वो आपको बताना, अनोखा काम करना, आराम से विचार करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अब इष्ट भी हमारा करेक्ट है, ईर्ष्या भी ठीक है, ट्रस्ट भी ठीक है, इष्ट, इष्ट देवता होते हैं, इष्ट देवता, ठीक है। तो फोर्थ हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची आपको बताना है, करवाल है, चंद्रहास है, राजीव है, राकापति है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन जो है वो कौन सा है, राकापति, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। भोजन को पचाने वाली अग्नि के लिए एक शब्द क्या होता है, जठर अग्नि, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारे पास यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, अत का विलोम शब्द है, अत का विलोम शब्द क्या होता है, तो आदि अंत होता है, ठीक है। अत का है इति, अत का मतलब होता है आरंभ और इति का मतलब होता है समाप्ति, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। वीणा पानी शब्द में कौन सा समाप्त है, वीणा पानी, वीणा है जिसके हाथ में, तो पानी जिसके हाथ में है यहाँ पर वो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फर्स्ट बहुवीरी। नेक्स्ट है हमारे पास जंगम का विलोम शब्द क्या है, दुर्गम, चंचल, ये हमारा स्थावर, स्थावर इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से व्यंजन शब्दी वाला शब्द कौन सा है, वो आपको यहाँ पर बताना है, उच्छावास है, यथेष्ट है, अत्यधिक है, या फिर प्रत्येक है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल निधि किसका प्रायवाची शब्द है, तो जल निधि किसका है, सागर है, वर्षा है, झरना है, सरोवर है, तो इट इज सागर। तो यहाँ पर हमने कवर कर लिया पूरा 100 मार्क्स का। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन ठीक रहे, कितने क्वेश्चन गलत रहे, पेपर आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपना फीडबैक आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर, इस पर भी आप हमें जो है बता सकते हैं अपना फीडबैक कि कैसा आपको पेपर लगा, किस तरीके का आपके पास जो है पेपर रहा, ईजी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था, ठीक है, जरूर से शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं अब टीयर 2 की, अगर आपको लगता है मेरा पेपर बहुत अच्छे से हुआ है, टीयर 1 सिलेक्शन हो जाएगा, तो टीयर 2 में अपनी मेहनत आप लगा दीजिए। ये टीयर 1 के अकॉर्डिंग हो सकता है थोड़ा सा इजी है, टीयर 2 उसके अकॉर्डिंग होगा हमारा, क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो उस पर आपको मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप टीयर 1 आपको लगता है कि मैं सेलेक्ट हो रहा हूँ तो ऑल द बेस्ट, वेरी कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और टीयर 2 के लिए अगर आप तैयारी करें तो हमारे पास लाइव बैच है, रिकॉर्डेड बैच है, उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल अकेडमी, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। साथ ही जो है आप जो है यहाँ पर आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अपनी डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर करना ना भूले, अपना नेम स्पेस देके सिटी स्पेस देका एग्जाम नेम, अगर आप तैयारी करें केवीएस की, एनवीएस की, एमआरएस की, क्योंकि अब के बाद आपके पास जो है काफी सालों के बाद, 2-3 सालों के बाद बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस बार आपको एमआरएस की भी वैकेंसी आपके पास, केवीएस की भी है, एनवीएस की भी है, एलडीसी ओपन दोनों ही वैकेंसी है। तो 2026 आपके सपनों का साल हो सकता है, आपकी जो भी पोस्ट है वो आप जो है लेकर आ सकते हैं अपने नाम। तो इसके लिए आपको एमआरएस, केवीएस, एनवीएस में कहूंगी आप तीनों जगह पर ट्राई कीजिए, और जो भी आपको बेस्ट पोजीशन लगती है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं, और आप जो है इस बार अपना सिलेक्शन लेके आए इस साल में, तो ये मैं आपके पास कहूंगी, तो आपके पास जो है बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी इससे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आप कोर्स के लिए जो है नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, सबसे पहले हमारे इसके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, वो आप यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है केवीएस, एनवीएस के लिए भी जो है बुक सेट अवेलेबल है। अगर आप ओपन वैकेंसी के लिए तैयारी करें तो टीयर 1 टीयर 2 दोनों है, उसके लिए आप जो है 14 बुक का सेट होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है।
वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो टोटल 8 बुक का सेट होगा, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर है, क्योंकि उसमें टीयर 1 है, टीयर 2 सीधा आपका इंटरव्यू है। और हम जो है टीयर 1 टीयर 2 के बाद आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करवाते हैं। तो हम आपके साथ रिक्रूटमेंट से लेकर सिलेक्शन तक पूरा हम जुड़े हुए हैं। तो आप जो है हमारे कोर्सेज जो है वो आप जो है परचेज कर सकते हैं। स्टडी पोर्टल एकेडमी आप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको लाइव क्लासेस भी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड बैचेस भी अवेलेबल है फॉर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, हेडमास्टर। बाय चांस किसी भी कारण अब की बार आप एलिजिबल नहीं है किसी भी वैकेंसी में, तो आप अगली बार के लिए तैयारी कर रहे हैं, या इस बार आप ईएमआरएस जो है किसी भी कारणवश अगर आप नहीं देने आ पाए टीयर 1, तो उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आपको पता है कि रिक्रूटमेंट नोटिस आने के बाद जो आपको टाइम मिलता है आपके एग्जाम में, सिर्फ आपको 1.5 से 2 महीना टाइम मिलता है, जो कि आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। वो आपके लिए टाइम सफिशिएंट है अगर आपकी प्रिपरेशन है और आपको रिवीजन करना है। तो उसके लिए जो है आप अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। लाइव बैचेस है, रिकॉर्डेड बैचेस हैं, हार्ड कॉपी नोट्स, आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। उसका बेस्ट आप अपना यूज उठाइए, ताकि आप जो है इस बार में अपना सिलेक्शन ले पाए और 2026 जो है अपने नाम कर पाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना फीडबैक जरूर से शेयर कीजिएगा, ये वीडियो कैसी लगी वो अभी आप बताइएगा। और इस वीडियो को सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, चाहे फेसबुक है, टेलीग्राम है, वहां पर, ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचे और जिन्होंने पेपर दिया था वो अपना पेपर का सोल्यूशन यहाँ पर देख पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आप सभी का सिलेक्शन हो टीयर 1 में, वी विल होप फॉर दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सुंदर।